हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका बिजनेस फैकल्टी फॉर क्लास 12th। अगेन वी आर बैक विद एन अमेजिंग टॉपिक एंड अ वीडियो जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हमारे लॉन्ग आंसर्स। दैट इज गोइंग टू बी द पार्ट 3 फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। बेटा, इससे पहले आपने कई सारी वीडियोस देखी, कई सारे टॉपिक्स देखे जो कि आपको बता रहे थे पूरा इस बारे में कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है, क्यों उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आपको पता है ए टू जी कि कस्टमर ही हमसे परेशान है तो बिजनेस चलेगा कैसे। अगर कस्टमर के साथ ही धोखा होगा तो वो ट्रस्ट लूज कर देगा। अगर वो ट्रस्ट लूज कर देगा तो बिजनेस से कोई सामान ही नहीं खरीदेगा, और बिजनेस से सामान नहीं खरीदेगा तो बिजनेस चलेगा कैसे। समझ आया? तो बेटा, इस बात के ऊपर हमने पूरा अच्छा खासा डिस्कशन किया। हमने कई सारे जो हैं वीडियोस देखे, एक्सप्लेनेशन देखा, शॉर्ट आंसर्स किए, लॉन्ग आंसर्स करने वाले हैं, मीडियम वेरी शॉर्ट आंसर्स किए, और कई सारे ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस वगैरह करे हमने। तो ये एक और वीडियो आ गया है जो कि आपको एक और ब्रीफ प्लस डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग देगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। प्लस क्वेश्चन एक लाइन का हो सकता है, एक या दो लाइन का हो सकता है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा खासा देना पड़ेगा इस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस के अंदर। व्हाई? बिकॉज इनका जो वेटेज है वो काफी ज्यादा है। और जस्ट बिकॉज इसका वेटेज ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी गाथा लिखनी है, बट आपको टू द पॉइंट लिखना है, बट मोर इन्फॉर्मेशन के साथ टू द पॉइंट लिखना ही आपको आंसर में ज्यादा मार्क्स दिलाएगा। एक इस आइडियोलॉजी को भूल जाओ कि पन्ने भरने से नंबर मिलते हैं, नहीं मिलते। सेम बात अगर तुम दोबारा रिपीट करोगे तो उससे सिर्फ पेज भरा जाता है, नॉलेज सेम रहती है। अगर मैं ये बोलूं कि मेरा नाम सानिध्य है और फिर मेरे माँ बाप ने सोचा था कि यार मेरा नाम सानिध्य रखते हैं इसलिए मेरा नाम सानिध्य है, तो बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा नाम तो सानिध्य ही रहने वाला है। ठीक है? तो बी एग्जैक्ट, टू द पॉइंट, क्रिस्प रखो, लेकिन अच्छी नॉलेज के साथ एक्सप्रेस करो। तो मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा इस पूरे टॉपिक में, और ऐसी और अमेजिंग टॉपिक्स की वीडियोस देखकर अगर देखना चाहते हैं तो KG1 से लेकर 12 तक की सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर ही, जहां पे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, सारे बोर्ड्स की वीडियोस आपको मिलेगी मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर ही। बेटा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और उसके यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। किसी भी बोर्ड से आप आ जाओ, डजंट मैटर, यहां पे आपका फुल स्टॉप सॉल्यूशन है। सारी की सारी वीडियोस, सारे टॉपिक्स यहीं पे मिल जाएंगे। इवन नोट्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल यहां पे आ गए हो, दैट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन। लेट्स गो गाइज, लेट्स मूव इनटू द सेशन कि हम लोग क्या, हमारे लिए पहला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Explain the importance of consumer protection from the point of view of a business. बिजनेस की नजर में बताइए, कंज्यूमर मतलब बिजनेस के व्यू पॉइंट से बताइए क्या जरूरत है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की। बेटा, एक बहुत सिंपल सी बात अगर मैंने जो भी बोली हो स्टार्टिंग में कि मैं अपने ही कस्टमर्स के साथ धोखाधड़ी कर रहा हूं, तो एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे कस्टमर हैं, मैं आपको एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, आपने पैसा दे दिया मुझे ट्राई करने के लिए प्रोडक्ट, लेकिन मैंने आपको बेवकूफ बना दिया। आप मेरे पास आए थे कि भैया, आप मेरे पास आए थे कि आपको हेड मसाज चाहिए थी, तो मैंने बोला भैया 500 रुपए लगेंगे, तो आपने बोला है 500 रुपए चाहिए, किस बात के, हेड मसाज के? मैंने बोला हाँ यही रेट है मेरा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तो आप फिर भी बैठ गए, फिर भी 500 रुपए दे दिए। तो मैंने जो है ना आपके मसाज करना चालू करी थी और ऐसे मजा आ ही रहा था, और मैंने ऐसे करके टप करके मैंने बोला कि लो भैया हो गई है, हो गई कैसे, इतनी जल्दी? हाँ, बस यही चीज को प्रोटेक्ट करना है, आपके साथ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना हो। 10 मिनट की मसाज देके 500 रुपए चार्ज कर लिए, दोबारा आओगे नहीं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि मैं अगर व्यापारी हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे कस्टमर्स दोबारा मेरे पास आए। अब यहां पे ना एक पॉइंट आता है जिसे कहा जाता है रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कस्टमर रिटेंशन क्या होता है? कस्टमर रिटेंशन का मतलब है जो मेरा कस्टमर अभी बना है, जो आया है मेरी दुकान पे,
ये दोबारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो बताता है कि एक बिजनेस सक्सेसफुल है या नहीं। सर क्या बोला आपने? मैंने ये बोला बेटा कि एक कस्टमर आपकी दुकान पे दोबारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताता है कि बिजनेस आपका जो है सक्सेसफुल होगा या नहीं। क्यों सर, ऐसा क्यों? अगर कस्टमर एक बार आया, दोबारा मेरे पास आ रहा है, मतलब उसको मेरा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, मतलब बार बार मुझसे ही सामान खरीदने आने वाला है, तो मतलब मेरी रेगुलर इनकम आएगी। लेकिन कोई एक कस्टमर आया, उसको मेरा प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, इसलिए वो किसी और की दुकान पर चला गया, मेरा नहीं आ रहा है, तो बेटा मेरा बिजनेस लॉस में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो भी कस्टमर आएंगे वो किसी और के पास शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं होगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई एम ट्राइंग टू से कि भैया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं आया दुकान पे तो भैया इनकम नहीं होने वाली। समझे? ये देसी भाषा में आपने समझा। अब आइए जरा देखें कि आप प्रेजेंट कैसे करेंगे आंसर को। सबसे पहले, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंज्यूमर अवेयर ऑफ देयर राइट्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है? अपने कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को अवेयर करवाना कि उनके अधिकार क्या है, ठीक है, और जिम्मेदारियां जो कि उनके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी अगर छेड़खानी हो या कोई भी उनका नुकसान हो, तो उसकी भरपाई की जा सके अगर वो इस बात से नाखुश हैं कि भैया उनका कोई नुकसान हो गया है। तो किसी भी गुड या किसी भी सर्विस की वजह से वो नाखुश हैं, तो उस सर्विस या गुड के बदले उनको उसका भरपाई मिलनी चाहिए। नाखुश मतलब ये नहीं कि पसंद नहीं आया, नाखुश मतलब इस बात से कि मान लो धोखाधड़ी हो गई या फिर आपको चीट कर दिया या ऐसा कुछ हो गया, तो उस बदले में आपको रिड्रेसल अमाउंट मिलेगा, मतलब या तो आपको रेमेडी मिलेगी, कुछ उसका भरपाई मिलेगी, ठीक है। फिर आता है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा? ये बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस एंड दीज पॉइंट्स एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द बिजनेस। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहा है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस, ये बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड दीज पॉइंट्स एक्सप्लेन, और ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के सिग्निफिकेंस को क्या करते हैं बेटा? एक्सप्लेन करते हैं कि बिजनेस क्यों रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बिजनेस का एग्जिस्टेंस क्या है, क्यों कस्टमर को खुश रखना चाहिए। अगर वो अपने कस्टमर को ही नहीं खुश रख पाया तो कैसा बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस चालू ही हो रहा है कस्टमर को सर्व करने के लिए और उल्टा आप उनको लूट रहे हो, वेरी रॉन्ग। चलिए जी, आइएगा जरा कुछ पॉइंट्स देखते हैं। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। अब लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट मतलब क्या? वही वाली बात, कंपनीज विद अ डिजायर टू सर्वाइव लॉन्ग टर्म इन द मार्केट मस्ट लुक एट द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एज वेल द इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस। सिंपल सी बात है, कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा, दोबारा बिजनेस में आएगा, दोबारा पैसे खर्चा करेगा और आपकी इनकम होगी। अगर दोबारा पैसे खर्चा नहीं कर रहा है तो इनकम कैसे होगी? प्रोडक्ट का क्या करेंगे अगर बिकेगा ही नहीं तो? हाँ या ना? फिर आता है इट बाइंड्स द रेपुटेशन एंड नेसेसरी गुडविल with result in the repeat business and also the introduction of new customers by the satisfied customer. Thus, for long term interest of a company, it is essential to check consumer interest. अब जरा आप देखो बात क्या बोली गई है, सिंपल सी बात है। एक कस्टमर खुश है तो क्या बोला, ये अगर खुश है तो दूसरा वाला भी खुश होगा, है ना, और ये दोनों मिलके बाहर जाके वाहवाही करेंगे, क्या सानिध्य सर से पढ़ के आओ, मजा आ जाता है। वो ऐसे से एग्जाम्पल यूज करेंगे कि भैया यहाँ पे रियल लाइफ बिजनेस से रिलेट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ऐसे माउथ पब्लिसिटी से ही आपका बेनिफिट होता है, इन माउथ पब्लिसिटी से ही आपका फायदा होता है, ठीक है। तो बेटा माउथ पब्लिसिटी रियली हेल्प्स यू, जो कि बेटा सेटिस्फाइड कस्टमर ही किसी और को बोलेगा अच्छा बाल कटवाने इस नई के पास चले जाओ, बहुत बढ़िया काटता है। तो मार्केटिंग हो गई ना, आपने तो करी नहीं, पैसों से तो हुई नहीं, सेटिस्फेक्शन से हुई। जब कस्टमर सेटिस्फाइड होता है तो कस्टमर्स आपके ऑलरेडी लेकर आ जाता है। अ बिजनेस विल बी, सेकंड पॉइंट, अ बिजनेस विल बी यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द सोसाइटी in order to produce goods and service, and by selling those goods and service back to the society, profit is earned. Therefore, such goods should be produced and service given by the given that will help to protect the interest of the society. अब क्या होता है बेटा, आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो जो सर्विसेज यूज कर रहे हैं या जो गुड्स यूज कर रहे हैं वो देन ही सोसाइटी की है। मतलब कैसे सर? जैसे एक कंपनी है,
एक कंपनी बेटा क्या लेके आती है, एक कंपनी लेके आती है सोसाइटी से रॉ मटेरियल, सोसाइटी से रॉ मटेरियल लेती है। क्या लेती है? रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल लेती है, ठीक है, सोसाइटी से। ये सोसाइटी से ही क्या करते हैं बेटा, एम्प्लॉइज लेते हैं, एम्प्लॉइज को बुलाते हैं, एम्प्लॉइज बुलाते हैं सोसाइटी से कि भैया आओ हमारे साथ मिलके काम करो। ये सोसाइटी से सामान लेके आए, रॉ मटेरियल लेके आए, इन्हीं से काम करवाया और इन्हीं से प्रोडक्ट बनवा दिए, और प्रोडक्ट को कहां सेल कर दिया? सोसाइटी में सेल कर दिया, फिर से कस्टमर्स को सेल कर दिया। बेटा तो आप तो इस्तेमाल कर रहे हो, फिर आप तो वैसे ही सोसाइटी का इस्तेमाल कर रहे हो, लोगों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो भैया आप अच्छी सर्विसेज दीजिए जिससे कि कस्टमर खुश रहे और बिजनेस लंबे समय तक चलता जाए। आप जो रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो उसका सही यूटिलाइजेशन करो, कुछ मिलावट मत करो, कुछ धोखाधड़ी मत करो। अगर पकड़े गए तो दिक्कत हो जाएगी, बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, ये बात याद रखना। तो रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करो, पैसे बचाने के चक्कर में ना ही आप मिलावट करो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करो जिससे कि भैया आपका और बिजनेस में बिजनेस का नुकसान ना हो, ठीक है बेटा, ये चीज जरूर ध्यान रखी जाए। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज नाउ डेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट पार्ट इन द बिजनेस ग्रोथ। अच्छा बेटा जो एथिक्स है, वैल्यूज है, ये काफी बड़ा रोल प्ले करती है। अगर लोगों को लगता है कि इस कंपनी पे विश्वास किया जाना चाहिए तो लोग आसानी से विश्वास कर लेते हैं। अगर गुडविल है आपकी अच्छी, क्या बोल रहे हैं बेटा, गुडविल, गुडविल अगर आपकी अच्छी है ना तो भैया आपका ना बिजनेस चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? आधा काम ना लोगों का ट्रस्ट पे चलता है। और एक बात बड़ी शानदार कही गई थी, एक मूवी का डायलॉग है, और मूवी में आपने सुना होगा, एक बड़ी सी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो, कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन दिस वर्ल्ड इज ट्रस्ट। जो सबसे महंगी चीज है दुनिया में वो ट्रस्ट होती है, एंड चीप पीपल कांट अफोर्ड इट, और चीप लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ट्रस्ट बहुत महंगा होता है, ठीक है। तो गुडविल क्या है? गुडविल वही ट्रस्ट है, उससे पैसा मिलता है। कैसे मिलता है? मान लीजिए अब बेटा टाटा किसी भी बिजनेस में घुस जाएगा ना, तो लोग उस बात से खुश हो जाते हैं कि भाई टाटा है इसके अंदर, मतलब छोड़ के तो भागेगा नहीं, अगर कुछ भी हो जाएगा तो यहां पे ये बैठा हुआ है जो कि भरपाई कर देगा सबकी। सबको पता है टाटा कितना बड़ा एम्पायर है, सबको पता है टाटा कितना बड़ा नाम है। तो टाटा जो है बेटा क्या बोल रहे हैं, टाटा इज बेसिकली एक ऐसा इंडस्ट्री है, एक ऐसा कॉन्ग्लोमेरेट है जो कि बेटा इतनी गुडविल है उसकी, किसी बिजनेस में घुस जाए इनका तो प्रॉफिट होना ही होना है ना। मतलब प्रॉफिट में तो होती भले कम हो लेकिन होगा प्रॉफिट। ये इतना बढ़िया तरीके से इन्होंने अपने फेथ और एथिक्स वैल्यू रखे हुए हैं। जैसे इवन मुंबई में ताज होटल्स में जो अटैक हुए थे, डिसीज्ड फैमिली को भी भैया 50-50 लाख रुपए दिए गए थे रतन टाटा द्वारा, है ना, टाटा इंडस्ट्रीज द्वारा। बेटा बहुत बड़ी बात होती है ये सब चीजें, है ना। वो बात अलग है कि उनकी उसमें कोई गलती थी नहीं, लेकिन स्टिल मतलब गलती थी नहीं इन द सेंस कि ये नहीं बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए थी। भैया वो टेररिस्ट थे, टेररिस्ट कहीं भी घुस सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। किसको पता कि भैया बीच देश के शहर में, मतलब मुंबई जैसी जगह टेररिस्ट अटैक के लिए काफी प्रोन नहीं मानी जाती, मतलब मानी जा भी सकती है, पर जब आप देश के जब बीच में होते हो, यूजुअली अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉर्डर्स में, मतलब ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि वो बॉर्डर पे ही है, मुंबई कोस्टल लाइन पे है, वहां पे सी आप देखते हैं, लेकिन वो थ्रेटनिंग वाला एरिया नहीं रहता है। वैसे तो थ्रेटनिंग पार्ट नहीं है वो इतना ज्यादा कि भैया प्रोन है, टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं, ऐसा नहीं होता है वहां पे। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली हुआ, उसके बाद भी अपनी जेब से डिसीज फैमिली को 50-50 लाख रुपए दिए, वो भी काफी अच्छा एक बड़ा इनिशिएटिव है, ठीक है। A business that protects consumer interest will have seen as the ethical company which will earn the business goodwill and trust the government and consumer alike. क्या ऑब्वियस सी बात है, सरकार आपसे खुश रहेगी और कस्टमर आपसे खुश रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप किस उस मार्केट में कैसे ग्रो नहीं करोगे। सरकार आपसे खुश है, आप अपनी सारी चीजें पूरी कर रहे हो, सारी कंप्लायंसेस पूरी कर रहे हो, कस्टमर्स आपका फेथ है ही, तो बिजनेस क्यों नहीं चलेगा, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। फोर्थ पॉइंट, बिजनेस ग्रोथ इज अचीव्ड बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विस टू द पीपल इन द सोसाइटी। सो अ बिजनेस शुड कीप द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड इंश्योर दैट दे आर सेटिस्फाइड। ऑब्वियस ही बात है, बिजनेस की ग्रोथ कैसे अचीव होगी, जब अपने कस्टमर को सेटिस्फाई रखेगा। सोसाइटी में कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचता है, और प्रोडक्ट बेचने से अगर वो सेटिस्फाइड है तो सेटिस्फाई होने की वजह से ही उनको पैसा मिलेगा और उस पैसे से वो प्रॉफिट कमाएंगे, हाँ या ना। तो भैया बिजनेस ग्रोथ किससे अचीव हो सकती है, बिजनेस ग्रोथ अचीव होगी गुड्स सेल करके
और सर्विसेज को सेल करके उन्हीं लोगों को जो सोसाइटी में रह रहे हैं, और वो अगर सेटिस्फाइड है तो ऑब्वियस सी बात है आपका बिजनेस अचीव करेगा। फिफ्थ पॉइंट, एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, कोई भी बिजनेस अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व्ड है, will attract the ire of consumers as well as the government. It will ruin the business name. Therefore, it is better to take consumer interest as a priority. अगर आप कस्टमर की, कंज्यूमर की प्रायोरिटी नहीं रख रहे हो प्रोटेक्ट करना, अगर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना अगर आप प्रायोरिटी नहीं रखते हो, तो आपकी जो इमेज है वो सरकार की नजरों में और सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उसकी नजरों में गिर जाएगी, आपका ब्रांड नेम खतरे में आ जाएगा। बेटा कुछ नाम जो है ना वो इतने बर्बाद हो जाते हैं कि भले वो कितना भी अच्छा काम कर लें वो कभी अच्छे दिखते ही नहीं है। सर कहना क्या चाहते हो? बेटा मैं जो बात बोल रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। कुछ नाम इतने बर्बाद हो जाते हैं कि भले वो कितना भी अच्छा काम कर ले वो कभी हमारे यहाँ पे भैया वो खुश हो ही नहीं सकते। जैसे कि मैं किसी पर्सनालिटी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जैसे कि मैं बताता हूं ये एक्चुअल में, जैसे मान लो रिलायंस टेलीकॉम, किसी पर्सनालिटी का नाम इसलिए लेंगे भैया पता नहीं चला बुरा मान जाए कोई, तो रिलायंस टेलीकॉम जो है, रिलायंस टेलीकॉम बेटा रिलायंस टेलीकॉम जो है ये आपका नेटवर्क था रिलायंस का पहले, जो कि हमारे मुकेश भाई के जो ब्रदर हैं अनिल भाई द्वारा ओन किया जाता था। अब अनिल भाई क्या हो गए? बैंकरप्ट हो गए। ठीक है, अनिल भाई बैंकरप्ट हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। तो अनिल भाई जब बैंकरप्ट हुए तो यही पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री किसने खरीद लिया? हमारे मुकेश भाई ने खरीद लिया, उनकी मदर के कहने पे। तो मुकेश भाई ने जब इसको खरीदा तो उनको पता चला कि रिलायंस टेलीकॉम का नाम खराब है भाई साहब। रिलायंस टेलीकॉम नाम से जब मैं वापस जो है अगर ये खोलूंगा ना, वैसे तो मेरा सारे वो रिलायंस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे रिलायंस के नाम से आते। देखो रिलायंस ट्रेंड कपड़े मिलते हैं, रिलायंस फ्रेश क्या है? रिलायंस फ्रेश वो है अपना सब्जी वगैरह मिलते हैं, सुपरमार्केट वगैरह वाला काम है ना। रिलायंस पेट्रोलियम है ना, तो सब चीजें रिलायंस से। तो ये रिलायंस टेलीकॉम भी तो बड़ा नाम है ना, पर ऑब्वियस सी बात है इनकी इमेज इतनी खराब हो गई थी उस टाइम की। वोडाफोन चल रहा है, आइडिया चल रहा है, एयरटेल चल रहा है ना, ऐसी सारी टेलीकॉम इंडस्ट्री, बीएसएनएल वगैरह। लेकिन इनको पता था अगर मैं इस नाम से दोबारा आया ना तो मेरा बिजनेस इतना खड़ा हो नहीं पाएगा, मैं इन लोगों के बीच में टिक नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि कई बार नाम इतना खराब हो जाता है कि भले कितनी भी मेहनत कर लो, आप जो है उतना मेहनत से उतनी ज्यादा आगे ग्रोथ नहीं कर पाओगे जितनी आप कर सकते हो दूसरे नाम से। इसीलिए उन्होंने एक नया नाम निकाला, जियो। नए नाम के साथ नई ब्रांड इमेज सेट कर सके। समझ आया? नए नाम के साथ नई इमेज बिजनेस की सेट कर सके। देखो ना इतनी सारी इंडस्ट्रीज जो सारी नाम रिलायंस से चल रही है, तो टेलीकॉम जियो से क्यों खोली? क्योंकि पुरानी जो नाम है ना वो एसोसिएटेड थी बैड गुडविल से, जिसकी गुडविल ही नहीं थी। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे तो गुडविल ही गुडविल है, इसमें तो पूरा मार्केट कैप्चर कर रखा हुआ है। तो ये क्या है बेटा? नाम का हेरा फेरी। लोग जो है दोबारा अपने नए नाम से आते हैं कि नई इमेज को सेट कर सके। ठीक है, तो ये बेटा ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूं जो कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्सप्लेन द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के अधिकारों के बारे में बताइए और कंज्यूमर की अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बताइए कि कंज्यूमर की जिम्मेदारी क्या है, उसके अधिकार क्या है, कैसे वो काम करेंगे, कैसे उनको याद रखना चाहिए कि उनके अधिकारों और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में। सबसे पहले राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी क्या बोलता है बेटा? जो भी प्रोडक्ट वो यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट उनके लिए सेफ है कि नहीं इस्तेमाल करने के लिए, इसकी बात कर रहे हैं। देखो क्या बोल रहे हैं? राइट टू सेफ्टी। ईच एंड एवरी कंज्यूमर हैज द राइट to safeguard themselves against and goods or service that are hazardous to their health, property and life। क्या बोल रहे हैं कि भैया मान लो एक ऐसा राइट है जहां पे सेफ्टी को इंश्योर किया जाना चाहिए। राइट टू सेफ्टी मतलब क्या? हर एक कंज्यूमर हैज द राइट टू सेफगार्ड देमसेल्फ।
सबके पास एक अधिकार है कि वो अपने आप को बचा सके, सेफगार्ड कर सके themselves against any goods or service that are hazardous to their health, property and life। कि भैया कोई भी अगर सामान, कोई भी ऐसी सर्विस जो कि उनकी हेल्थ को, उनकी प्रॉपर्टी को या उनकी लाइफ को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसे प्रोडक्ट की जिम्मेदारी आपको पास होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उसके साथ ऐसा ना हो। आपको मेक श्योर करना है कि उसके साथ वो चीजें ऐसी ना हो। लाइफ थ्रेटनिंग है, प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, तो उससे उसको बचाइए। कैसे बचाओगे भैया? इन्फॉर्म करो कि कौन कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है इस प्रोडक्ट के साथ। अब बेटा फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बोला जाता है, जैसे ना बोलते हैं कि जो जैसे आपने एक वो स्टिंग करके एक वो आती है, ड्रिंक आती है पिंक कलर की स्टिंग आती है। पिंक कलर की स्टिंग जो है बेटा, वो क्या बोलते हैं उसके अंदर कि डू नॉट कंज्यूम मोर देन 2 बॉटल्स अ डे, कि एक दिन में 2 बॉटल से ज्यादा ना पिए। क्यों? उसमें बेटा बहुत सारा कैफीन होता है, बहुत सारा कैफीन होता है। और बेटा ऐसा बोला जाता है, जैसे ये स्टिंग हो गया, रेडबुल हो गया, तो एक स्टडी है वो बोलती है रेडबुल में ऐसा है कि रेडबुल अगर मान लो आप 14-15 रेडबुल अगर पी गए हो, तो आपके चांसेस हैं कि आपको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, मतलब आपको हार्ट अटैक आ सकता है। अगर आप 14 रेडबुल पी गए तो एडवाइजेबल नहीं होता कि आप ज्यादा पियो। दवाइयों पे लिखा रहता है कीप अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के रीच से बाहर रखें। तो ये राइट टू सेफ्टी का एक नजरिया है जिसमें बताया जाता है कि भैया इसको ऐसे ऐसे यूज नहीं करना है। आपको बोला जाएगा कि स्टील का कोई भी या ऐसा कुछ लोहे का आइटम ना रखें माइक्रोवेव ओवन के अंदर, नहीं तो फट जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ क्या होता है बेटा, एक तरह का ये होता है राइट टू सेफ्टी इंश्योर करता है। ईच एंड एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू सेफगार्ड themselves against any good or service that are hazardous to their health, property and life। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। दूसरा, पता होना चाहिए भाई, हमें पता ही नहीं है। This right makes a consumer to become aware about the quality, quantity, weight, ingredients and price of goods and service। क्या बोल रहे हैं बेटा? कुछ ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि भैया हमें पता होना चाहिए किस चीज के बारे में, कि यार उसकी क्वालिटी कैसी है बताओ। क्या पता हमें, देखो अब जैसे ये स्क्रीन, ये जो बोर्ड है, ये जिसपे मैं लिख रहा हूं, है ना, ये खरीदने गए हम, ये खरीदने गए और ये चालू करके हमको दिखा नहीं रहा है। हमें बोल रहा है कि भैया बढ़िया स्क्रीन है, ये है वो है, फलाना चीज है, राइट हो सकती है। ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। तुम जो है एक बार बस इसको एक बार लेकर जाओ, तुम्हें मजा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। 50 तरह की बातें कर दी उसने और हमने चलाकर दिखाया नहीं, हमें क्वालिटी बताई नहीं। मैं बेटा कोशिश कर रहा हूं कि मैं ऐसे लिख लूं, ओ भैया कुछ लिखते ही नहीं बन रहा, कुछ लिख ही नहीं पा रहा, कुछ लिख ही नहीं पा रहा। मान लो ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है, तो मैं इरेजर यूज कर रहा हूं, लेकिन मान लो मैं कोशिश कर रहा हूं कि लिखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन लिखते ही नहीं बन रहा है, फिर मैं पढ़ाऊंगा कैसे? हाँ या ना? मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं तो इरेजर आ रहा है, मैं इरेज करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये आ रहा है, क्या आ रहा है? ये अपना पेन चालू हो रहा है। मतलब ये तो फंक्शन सही कर रहा है, लेकिन एक एग्जाम्पल देखोगे अगर रिज्यूम करके तो उसकी बात देखी जाए तो ये क्या है, मेरे को इसकी क्वालिटी पता होनी चाहिए। मुझे बताया जाए कि इसकी क्वालिटी कैसी है, मुझे ये बताया जाए कि इसकी क्वांटिटी कैसी है। क्वांटिटी मतलब कितना भारी है। जैसे कि इसमें तो फर्क नहीं पड़ता इतना कि कितना भारी है कि नहीं है, बट वेटेज किस में फर्क पड़ता है? जब आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो रिलेटेड टू गोल्ड, रिलेटेड टू कोई खाने पीने का सामान। जैसे कि भैया हमें बोला जाए कि 10 ग्राम का जो चिप्स का पैकेट आता है वो 10 रुपए का आता है वैसे तो, ठीक है, लेकिन हमारे यहां पे क्या कर दिया उन्होंने, 10 ग्राम का चिप्स का पैकेट 20 रुपए का कर दिया। तो भैया हम बोलेंगे यार क्या कर रहे हो यार तुम, हमें तो 10 ग्राम का पैकेट जो है 10 रुपए में मिलता है, तुम 20 का कैसे बेच रहे हो? तो हमें पता होना चाहिए ना वो बात, कि आपने क्वांटिटी जो है वो कम कर दी बड़े पैकेट में, ठीक है। वेट जरूरी है ना, वेट जरूरी है। इस बॉक्स के अंदर कितने पीसेस आएंगे? फॉर एग्जांपल मैंने बोला था यार मेरे को ना कुछ गरीब बच्चों में ना बिस्किट के पैकेट बांटने हैं, तो उसने मुझे एक थैली ला के दे दी, एक बॉक्स ला के दे दिया, उसके अंदर बिस्किट के पैकेट्स थे। बोलते हैं पूरा डब्बा ले जाओ। मैंने बोला इसमें 100 पीसेस होंगे ना? तो बोलता है हाँ हाँ इसमें 100 पीसेस है। मैं गया, मैं बांटने लगा तो 85 पीसेस थे उसके अंदर। तो मुझे क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए था कि अंदर कितनी है। मैंने उसको बोला जब मुझे 100 पीसेस चाहिए तो उसने मुझे एक डब्बा क्यों दिया, 2 डब्बे देने चाहिए थे, हाँ या ना?
तो क्वांटिटी की दिक्कत हो गई। इंग्रेडिएंट, अब बेटा मान लो किसी को किसी प्रोडक्ट से एलर्जी है, जैसे लोगों को मूंगफली से एलर्जी होती है, लोग जो है पीनट नहीं खाते, लोगों को पीनट खाने से चोकिंग फील होती है। अब बेटा वो अगर उस प्रोडक्ट के अंदर ऐड है तो बताओ ना उसके अंदर ऐड है। किसी को शुगर है तो बेटा वो शुगरी ड्रिंक्स थोड़ी पी सकता है, उसको बताओ कि उसके अंदर एडेड शुगर है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। द गवर्नमेंट मेक्स इट मैंडेटरी टू प्रिंट ऑल दी सच इंफॉर्मेशन एंड प्रोडक्ट पैकेजिंग। प्रोडक्ट पैकेजिंग के ऊपर ही लिखा रहता है, प्रोडक्ट पैकेजिंग के ऊपर ही लिखा होता है कौन इसको कंज्यूम करे, कौन इसको ना कंज्यूम करे, कौन सा प्रोडक्ट के अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट है, वो सब कुछ लिखा रहता है। तो ये कंज्यूमर की जिम्मेदारी होती है कि पढ़कर ही उसको इस्तेमाल करे। ठीक है बेटा, समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर चलता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू चूज। अब बेटा मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मैं चूज क्या कर रहा हूं, कोई उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ये तो गलत बात हो जाएगी। द कंज्यूमर हैज द राइट टू चूज एनी गुड और सर्विस विदाउट फोर्स एज पर द विश ऑफ कस्टमर। Also the consumer has the right to access different products and price which are competitive and fair। अब क्या हो रहा है बेटा, मुझे आलू मिल रहा है ना, यहां से आलू मिल रहे हैं, ये बोल रहा है 20 रुपए किलो, है ना, ये बोल रहा है 20 रुपए किलो, और ये भैया ये भी आलू दे रहा है, ये भी आलू दे रहा है, ये 10 रुपए, और इसकी क्वालिटी थोड़ी सी खराब है, पुअर क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, रिच क्वालिटी है। बेटा सस्ता है लेकिन अच्छा है, और ये महंगा है फिर भी बुरा है। तो भैया ये तो मेरी जिम्मेदारी होती है ना कि मैं कौन सा खरीदूं, मैं कौन सा खरीदूं। मुझे फोर्सफुली तुम ये नहीं सेल कर सकते, मुझे फोर्सफुली तुम ये नहीं सेल कर सकते। राइट टू चूज मेरा अधिकार है, मैं चूज करूंगा मुझे कौन सा चाहिए, मेरे को प्राइस इसमें कम लग रही, क्वालिटी इसमें अच्छी लग रही है, तो मैं यही वाला लूंगा। ठीक है, तो क्या बोला है, हमें बोला है राइट टू चूज, मतलब द कंज्यूमर हैज द राइट टू चूज एनी गुड एंड सर्विस विदाउट फोर्स एज पर दी विश ऑफ दी कस्टमर। बेटा मैं बाल कटाने आया हूं तो मेरा फेस मसाज नहीं होना चाहिए, है ना, मैं फेस मसाज कराने आया हूं तो मेरा बाल नहीं कटने चाहिए। भैया ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा अधिकार है, मैं जो करवाऊंगा वही करना पड़ेगा। उस बात के पैसे मैं दे रहा हूं तो मैं डिसाइड करूंगा क्या करना है, पैसा मैं दे रहा हूं तो मैं डिसाइड करूंगा कि क्या करवाना है और क्या करना है। ठीक है, कोई और मेरे बिहाफ पे कर नहीं सकता। प्लस ऑल्सो मैं किस दुकान से खरीदूं वो भी मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे को कॉम्पिटिटिव प्राइस चाहिए, मेरे को चाहिए सबसे सस्ता कौन बेच रहा है सेम प्रोडक्ट, वही जाके मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, चौथी बात, राइट टू बी हर्ड। सुनो मेरी पहले मेरी सुनो, मुझे चाहिए क्या है, अपने आप से खुद ना खुद कुछ मत बोलने लग जाओ। द कस्टमर इन केस ऑफ एनी इंस्टेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद एनी प्रोडक्ट हैज द राइट टू फाइल अ कंप्लेंट। मान लो कि अगर कोई कस्टमर को डिससेटिस्फैक्शन है किसी भी चीज से, तो भैया वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। द कस्टमर कैन फाइल अ कंप्लेंट एंड सीक कंपनसेशन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट, कैश और फ्री रिपेयर इफ पॉसिबल। बेटा क्या होगा, मान लीजिए अगर कोई इंसान के अगर कोई नुकसान हो जाए कोई प्रोडक्ट से, तो उसको भले ही रिप्लेस करवाना हो, उसको पूरा रिफंड चाहिए हो, उसको भैया कुछ रिपेयर करवाना हो, तो भैया वो सब होना चाहिए, वो सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, ये राइट टू बी हर्ड है। सुनो भैया क्या बोल रहे हैं, ठीक है, सुनिए, पहले बताइए कि क्या बोल रहे हैं, मेरी बिना सुने मुझे प्रोडक्ट ना दें। ठीक है, मेरी सुननी पड़ेगी क्योंकि मैं आपका कस्टमर हूं और इसी बात के लिए मैंने आपसे प्रोडक्ट खरीदा है। ठीक है बेटा, जरा देखो इसको और बताओ समझ आया कि नहीं। चलिए जी देखते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट में हमारे लिए क्या है, राइट टू सीक रिड्रेसल। अब भैया कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ ही होगा, बिना नुकसान के तो गाड़ी चलती नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए, बट अगर मान लीजिए कोई नुकसान हुआ भी है तो उसकी भरपाई भी पूरी होनी चाहिए। राइट टू सीक रिड्रेसल, द कस्टमर कैन आस्क फॉर द रिड्रेसल इन केस द कस्टमर इज एक्सप्लॉइटेड। एक्सप्लॉइटेड मतलब अगर उसका कोई फायदा उठाया गया है, उसका कुछ नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई भी पूरी होनी चाहिए। द कंपनी एक्ट्स एज द रूल्स व्हिच मेक इट नेसेसरी फॉर कंपनीज टू पे। कंपनीज एक्ट जो है ना एक रूल बना देती है कि कंपनीज की मजबूरी हो जाती है कि भैया जो भी डैमेज कॉज किया गया है कंपनी द्वारा, या जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं जिस कंपनी द्वारा, उस कंपनी द्वारा अगर कोई भी उस प्रोडक्ट द्वारा कोई भी अगर डैमेज हुआ है, तो उसकी पूरी भरपाई कहां से होनी चाहिए, कंपनी द्वारा होनी चाहिए। ये कंपनीज एक्ट में भी रूल्स बनाया गया है, ये नेसेसरी एक ड्यूटी बनती है। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी द्वारा कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस आ गया कि जिसकी जिंदगी में कोई इंजरी हो गई,
या कोई उसके साथ कोई नुकसान हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई, तो यार कंपनी की जिम्मेदारी बनती है ना कि भैया उस जगह पे उस एम्प्लॉय को, सॉरी उस एम्प्लॉय उस कस्टमर को कुछ बेनिफिट मिले उस बात का। जो भी इसका नुकसान हुआ, उसने तो खाया, वो भी जो भी चीज उसने खाई, जो भी प्रोडक्ट उसने कंज्यूम किया, इस पर्पज से थोड़ी किया था कि वो बीमार हो जाए। उसको भूख लगी होगी, इस पर्पज से किया था कि मुझे एनर्जी मिले। बट हुआ क्या, उसका ऑपोजिट, एनर्जी की जगह चली और गई। तो भैया इसलिए क्या बोला जा रहा है, सीक रिड्रेसल, कोई भी डैमेज हो तो उसकी भरपाई करी जानी चाहिए। और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, बेटा कंज्यूमर को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए। कंज्यूमर को जब तक अधिकारों के बारे में एजुकेट नहीं किया जाएगा या उनके राइट्स के बारे में एजुकेट नहीं करोगे तो वो भैया बिल्कुल भी बेवकूफ बनते जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। अधिकारों के बारे में उन्हें बताइए, जागो ग्राहक जागो, कई सारे इनिशिएटिव लीजिए, कई सारे इनिशिएटिव लीजिए जिससे अपने कंज्यूमर को पता हो अपने अधिकारों के बारे में। बेटा सबको अपने अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, बड़े ही आप पढ़े लिखे हो ना हो। बाहर के देशों में ना एक फायदा होता है बाहर के लोगों को, आई नो माई राइट्स, मुझे अपने अधिकार पता है। वो पुलिस वाले से लड़ लेते हैं, वो मैनेजमेंट से लड़ लेते हैं, जो भी लोग होते हैं अगर उनको अपने अधिकारों के बारे में पता है तो वो अपने मैनेजमेंट पुलिस वाले सबसे लड़ लेते हैं, क्योंकि उनको पता है उनके कानून, उनके अधिकार, कुछ बेसिक चीजें तो उनको पता ही होती हैं। और आपको पता है कि जो बाहर की जो पुलिस है, बाहर के जो कंट्रीज हैं, जैसे कि यूएस हो गया, यूएस जैसे देश के जो लोग हैं वहां पे पुलिस वाले भी बताते हैं उनके अधिकारों के बारे में। वो ये तक बोलते हैं कि भैया मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूं, मैं कुछ सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आपकी मर्जी हो तो उसको आंसर करो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपके पास पूरा पूरा अधिकार है कि आप मुझे कोई आंसर नहीं करोगे। ये पुलिस वाला बोलता है। यहां पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि भैया मैंने कुछ चीज बोली है, पुलिस वाले ने कुछ बोला है तो तुम्हें आंसर देना ही पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समझ आया बेटा। फिर आता है हमारे पास, क्या बोल रहे हैं, कुछ एजुकेट करिए। वेरियस ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुवर्ड्स एजुकेटिंग दी कंज्यूमर अबाउट सच इंस्टेंसेस। क्या बोल रहे हैं भैया, ये बोल रहे हैं कंज्यूमर हैज द राइट, कंज्यूमर के पास एक अधिकार है जहां पे वो एजुकेट कर सकता है, अपने आप को एजुकेटेड हो सकता है, अपने अधिकारों के बारे में उसे पता हो सकता है। ऑल्सो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस काम भी करती रहती है अपने कस्टमर्स को एजुकेट करने के लिए, उनके अधिकारों के बारे में उन्हें बताने के लिए। अपार्ट फ्रॉम द राइट्स, अपने राइट्स के अपार्ट, अ कस्टमर कैन हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफगार्डिंग अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कस्टमर अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियों को टेकअप करता है। दे आर फॉलोइंग आर, उसकी खुद की भी जिम्मेदारियां होनी चाहिए। हर बार जस्ट बिकॉज उसको डैमेज हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बस रेमेडी मांगता रहे। नुकसान हो गया, खुद में भी दिमाग होना चाहिए कस्टमर के पास। ऐसा ना हो कि हर बार बस बेवकूफ जैसे एक्ट करे और भैया नुकसान खा के बैठ जाए और बोले कि भैया आप तो भरपाई करके दो। कुछ चीजें खुद से आपको इंश्योर करनी कि भैया हाँ मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं जो है एक राइट तरीके से, पूरी सही तरीके से मैं किसी भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा हूं। कंज्यूमर शुड बी अवेयर, पहली बात तो उसको पता होना चाहिए कौन सा सामान इस्तेमाल कर रहा है, और उसको पता है कि कॉफी उसके सेहत के लिए अच्छी नहीं है और कॉफी पीने के बाद उसकी कुछ इंजरी होती है, कुछ डैमेज होता है, तो उसकी जिम्मेदारी उसकी खुद की है। जब तुम्हें पता है कि तुम्हें कॉफी पीने से मना किया गया है तो अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी है उसने इतना लिकर पिया, उसने इतना अल्कोहल पिया कि उसका ना लिवर जो है खराब होने लग गया, तो डॉक्टर ने बोला कि भैया तुम बिल्कुल भी, तुम्हारे लिए एक बूंद दारू की भी, शराब की एक भी बूंद जो है वो एकदम खतरनाक है। एक बूंद भी अगर आप लिकर कंज्यूम करते हो तो वो एकदम हानिकारक है, जो तो वैसे भी होती है। सो इसलिए कोई प्रमोट नहीं करता उसको। लेकिन जो इंसान कंज्यूम कर रहा है उसकी हालत इतनी खराब हो गई, उसको बोल रहा है कि भैया एक भी बूंद जो है तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है। फॉर एग्जांपल ये लिकर का एग्जांपल हो गया, हैजार्डियस चीजें तो यही सब होती है, लिकर हो गया, स्मोकिंग हो गया, लाइफ थ्रेटनिंग तो यही होती है जो इतनी यूजुअली लोग करते रहते हैं। सबसे ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग यही चीज है। स्मोकिंग इतनी कर ली एक इंसान ने कि उसको डॉक्टर ने बोला भैया तुम स्मोक मत करना वरना तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, तुम्हारे फेफड़े जो है काले हो चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर से अगर वो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी कंज्यूमर की हो जाती है।
फिर भैया अगर बाद में फिर कंज्यूम कर रहे हो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना और तुम्हें पता है उसी से दिक्कत हुई है और फिर अगर कुछ दिक्कत हो जाती है ना, फिर सेहत खराब हो जाएगी ना, तो फिर कंपनी से कंपनसेशन लेने मत आना। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता था कि तुम क्या सामान इस्तेमाल कर रहे हो, कौन सी सर्विस ले रहे हो। इसीलिए तो कोई भी इंसान जाता नहीं कंपनी के पास। फिर क्यों? क्योंकि दे आर अवेयर व्हाट कैन हैपन, वो अवेयर है इस बात से कि क्या हो सकता है। ठीक है, इट विल मेक द कस्टमर इन्फॉर्म्ड एंड अकॉर्डिंगली द कस्टमर कैन मेक अ चॉइस। पता होना चाहिए उन्हें क्या वो इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर हिसाब से चूज करे कि भैया उन्हें क्या करना है। फिर अगर फिर भी अगर उन्हें यूज करना है तो करो, फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक तो सकता नहीं है। अ कंज्यूमर मस्ट चेक ऑल द अप्रोप्रिएट क्वालिटी मेजर्स, सारे क्वालिटी मेजर उसको चेक करने चाहिए, क्वालिटी मार्क चेक करने चाहिए बिफोर परचेजिंग द आइटम। अब बेटा जैसे कि सोने पर, ज्वेलरी पर हॉलमार्क होता है। अब बोला गया है कि हॉलमार्क तुम्हें चेक करना है अगर सोने की तुम्हें श्योरिटी चाहिए, तो कि सोना जो है एकदम प्योर है, एकदम सही है, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है, तो हॉलमार्क होगा उसके ऊपर। अगर बिना हॉलमार्क के खरीदा हुआ सोना अगर आप खरीद रहे हो तो गलती आपकी है। अरे इतना बड़ा हॉलमार्क लगाकर क्यों दे रही है दुकानें, क्यों इतने गवर्नमेंट जो इतने सारे मेजर्स उठा रही है कि हॉलमार्क लगाओगे उसी जगह पे जहां पे वो सही होगा। तो क्यों ऐसा हो रहा है? वो ऐसा होगा ही तब जब वो सही होगा। और आप हॉलमार्क वाली जो भी सोना है वो नहीं खरीदना चाह रहे हो तो गलती आपकी है भाई, गलती आपकी ही है। जब आपको बोल दिया कि बिना हॉलमार्क वाला जो है तुम्हें सामान नहीं खरीदना है, क्योंकि हॉलमार्क वाली जितनी भी चीजें हैं वो एकदम प्योर है, जो बातें लिखी गई हैं वो ही ट्रू है। जिसमें बोला है कि 10 ग्राम सोना है तो उसमें 10 ग्राम सोना ही है, कोई मिलावट नहीं है, तो आपको उसकी बात श्योरिटी मिल रही है ना। लेकिन आप क्या बोल रहे हो, नहीं भैया बिना हॉलमार्क के भी सोना खरीद लेंगे, और फिर अगर वो नकली निकला तो फिर उसके बाद रोते रहो। तो ऐसा नहीं होता। यू हैव टू बी अवेयर कि जो भी आपके सर्टिफिकेट्स या सिग्नेचर्स हैं, जो भी मार्क्स है, उसको पूरा पूरा चेक करें। ठीक है, फिर आता है कंज्यूमर मस्ट टेक कैश मेमो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसको कैश मेमो लेना चाहिए। कैश मेमो क्या होता है बेटा? कैश मेमो होता है अपना बेसिकली एक रिसीट, जो बिल होता है ना, बिल, एक तरह से बिल लेना चाहिए। बिल क्या होता है? ये इंश्योर करवाता है कि तुम लोगों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, ये इंश्योर करवाता है, ये हेल्प करता है कि तुम लोगों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, इसको इंश्योर करवाता है। तो बिल लेना बहुत जरूरी है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का। मतलब तुमने अगर सुपरमार्केट से सामान खरीदा तो उसका बिल लेके आओ, तुमने कोई मोबाइल फोन खरीदा उसका बिल लेके आओ। बिल दिखाओगे तभी रिप्लेस, रिपेयर या गारंटी होती है कि वो रिप्लेस हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा या चेंज हो जाएगा, हाँ या ना, रिफंड मिल जाएगा। वो कब होता है? जब प्लस बिल हो। आपको बोलते हैं ना जब रिपेयर करवाना हो तो बिल लेके आना साथ में। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रांजैक्शन का प्रूफ होता है कि हाँ ये आपने ट्रांजैक्शन किया है। ठीक है, फिर आता है कंज्यूमर मस्ट रीड द लेबल अबाउट प्राइस। प्राइस के ऊपर लेबल देखो, एक्सपायरी डेट देखो। बेटा एक्सपायर्ड प्रोडक्ट अगर मार्केट में रखा हुआ है तो जब ब्रेड खरीद रहे थे खाने से पहले तो एक्सपायरी भी देख लो उस पर। एक्सपायरी बिना देखे अगर तुम आ गए और ब्रेड तुमने खा ली और फिर तुम बीमार हो गए तो गलती तुम्हारी है, तुम्हें देखना चाहिए था एक्सपायरी ब्रेड क्यों उठा के लेके आए। भैया जहां पे एक्सपायरी डेट नहीं होगी वो वाला ब्रेड उठा के लेके आओ, वो वाला ब्रेड उठा के लेके आओ। एक्सपायर्ड सामान क्यों ले रहे हो? बीमार हो गए तो गलती तुम्हारी है, तो भैया मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट देखो, प्राइस देखो, है ना। अ कंज्यूमर मस्ट ऑलवेज डील विथ ऑनेस्टी। कंज्यूमर को हमेशा सच्चाई से डील करना चाहिए। किससे डील करना चाहिए? सच्चाई से डील करना चाहिए। नॉट ओनली इन इलीगल बिजनेस डील, ना कि सिर्फ इलीगल बिजनेस डील में बेनिफिट करना चाहिए, उसे सच्चाई के साथ काम करना चाहिए। कोई भी व्यापार में ऐसी बुरी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे कि वो सिर्फ प्रॉफिट कमा सके। अ कंज्यूमर मस्ट रीड द मैनुअल दैट आर प्रोवाइडेड विद द इक्विपमेंट इन ऑर्डर टू बी सेफ। बेटा देखो हर प्रोडक्ट के साथ ना एक मैनुअल आता है या एक इंस्ट्रक्शन वाली चीज आती है कि इसको इस्तेमाल करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन है, ऐसे इसको इस्तेमाल करा जा सकता है। वो मैनुअल भी पढ़ें। अगर वो मैनुअल नहीं पढ़ रहे हैं और मान लीजिए ऐसी कोई चीज हो गई जिससे कि आपको डैमेज हो गया या किसी प्रोडक्ट को डैमेज हो गया, फॉर एग्जाम्पल बोला था कि वॉशिंग मशीन में सिर्फ कपड़े धुलते हैं, तो आपने स्टील की रॉड धो दी और फिर मशीन खराब हो गई, तो भैया उसमें मशीन की गलती नहीं, कंपनी गलती नहीं है। आपको मैनुअल पढ़ना चाहिए था क्या क्या चीजें उसमें अलाउड है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो बेटा ये कुछ पॉइंट्स है जो कि कस्टमर को भी अवेयर होना पड़ेगा। फिर उसके साथ साथ 2 पॉइंट और हैं। कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है जिसमें भी कोई डिफेक्टिव चीज मिली हो या कोई कंपनी की तरफ से कोई उस प्रोडक्ट या सर्विस में कोई कमी रही गई हो।
जैसे कि मैंने बताया ना मसाज वाला काम, 500 रुपए में से 5 सेकंड मसाज करिए और बोला चलो जाओ, तो सर्विस में कमी रह गई ना, तो भैया उस बात की भरपाई के लिए आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो कि भैया मेरे को जो सर्विस है ना वो प्रॉपर नहीं मिली। फॉर एग्जाम्पल, ये तो चलो थोड़ा सा एक हाइपोथेटिकल से एग्जाम्पल हो गया था, मैं एक रियल एग्जाम्पल बता देता हूं। अगर गाड़ी तुमने खरीदी और तुम्हें बोला गया है 4 सर्विसिंग तुम्हें मिलेगी फ्री, गाड़ी खरीदने पे सर्विसिंग फ्री मिलती है 2 3 4, है ना, मानो 4 सर्विसिंग तुम्हें फ्री मिली है, उसमें से पहली दूसरी तीसरी चौथी सर्विस, सारी सर्विसेज में तुम्हें बस गाड़ी धो के वापस देते रहे। सर्विसिंग का मतलब गाड़ी धोना नहीं होता है ना, सर्विसिंग प्रॉपर होता है। तो भैया उसके लिए आपको बताना है कंपनी को कि भैया ये तुम सर्विस करके दो, अगर मान लो नहीं करके दे रहे हैं तो क्या होगा, आप एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है कंज्यूमर मस्ट कीप द एनवायरमेंट क्लीन। कंज्यूमर को अपना एनवायरमेंट क्लीन रखना चाहिए। जो भी भैया अपना जो सामान आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उससे आप कचरा ना फैलाओ, जो भी कचरा बन रहा है वो नहीं फैलाइए, उसको रिसाइकल करिए, प्रॉपर उसका वेस्ट मैनेजमेंट करिए, जिससे कि सोसाइटी को भी कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब चीजों का ध्यान खुद कस्टमर को भी रखना चाहिए, ठीक है बेटा, समझ आया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अपन ने क्वेश्चन 2 के ऊपर डिस्कशन किया। व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैन बी अचीव्ड। कौन से ऐसे वेज हैं जहां पे ऑब्जेक्टिव जो है, गोल जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, वो अचीव किया जा सकता है। बेटा कौन से ऐसे वेज हैं, सबसे पहले द फॉलोइंग आर द वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कौन से फॉलोइंग वेज हैं, सबसे पहला, business firm should work towards protecting the interest of the consumer. A satisfied customer will bring in more business for the company. To maintain customer satisfaction and provide them best services, companies have set up customer support centers and grievance cell. बेटा क्या हुआ है, सरकार बोल रहा हूं, कंपनी जो है, बिजनेस जो है, बिजनेस के अंदर अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तभी दोबारा आने वाला है, ये तो हमें पता है। अब दूसरी चीज ये समझना, ये सेटिस्फाइड कई बार ना सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं होता है, लेकिन उसकी आफ्टर सेल सर्विस से होता है, कुछ और बाद में मिली सर्विस से होता है। कैसे, जैसे कि इंसान ने बोला यार गाड़ी इतनी कोई खास नहीं है, लेकिन जो यार वो सर्विस वाले, सर्विस सेंटर वाले जो सर्विस देते हैं ना, शानदार, भाई साहब मजा आ जाता है। तो ये क्या है, कुछ लोग ऐसे सेटिस्फाइड है। तो बेटा जो कस्टमर केयर का जो नंबर होता है आपके पास, कस्टमर का ग्रीवेंस सेल होता है। ग्रीवेंस सेल मतलब अगर कोई भी उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो बिजनेस फर्म शुड वर्क टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बचाइए। कंज्यूमर जो है वही आपके लिए एट द एंड प्रॉफिट लेके आने वाला है, वही आपकी इनकम का सोर्स है, ठीक है। तो बेटा उनको सारे कस्टमर सपोर्ट सर्विस दो, जो भी उनकी प्रॉब्लम आ रही है उनको सुनो और उसको सॉल्व करके दो, तो आप हमेशा खुश रहोगे, आपका बिजनेस चलता रहेगा। पॉइंट नंबर 2, वेरियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन सेट अप व्हिच आर वर्किंग कस्टमर प्रोटेक्शन इन सच इंडिया। जैसे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है। जैसे कि क्या, सच ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज, Confederation of Indian Industries CII, Federation of Indian Chambers of Consumer and Industry FICCI. These organizations have created guidelines for the member to maintain customer dealing. अच्छा, इन लोगों ने गाइडलाइंस बनाई है, गाइडलाइंस बनाई है कि भैया जो मेंबर्स हैं वो कस्टमर डीलिंग के अंदर कैसी गाइडलाइंस को इस्तेमाल करें कि कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। थर्ड पॉइंट, मेकिंग अ कस्टमर एजुकेटेड, कस्टमर को एजुकेटेड बनाओ, ठीक है, अवेयर करो। तुमने देखा नुक्कड़ नाटक होते हैं मार्केट में जाते हो तो, है ना, गीला कचरा यहाँ, हरा कचरा मतलब सूखा कचरा इस वाले डब्बे में, गीला कचरा इस वाले डब्बे में, जागो ग्राहक जागो, सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो करके ऐसा पूरा नाटक होता है ना, एक स्किट होता है, प्ले करते हैं। वो क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपने कस्टमर्स को अवेयर करते हैं, अपने कंज्यूमर को बताते हैं जहां सोच वहां शौचालय। क्या है, कस्टमर्स को अवेयर करना, कंज्यूमर को अवेयर करना कि भैया वातावरण स्वस्थ रखो, क्लीन रखो, हाँ या ना। बेटा ये फनी बात नहीं है, ये एक्चुअल एग्जांपल है, ठीक है। मेकिंग अ कस्टमर एजुकेटेड एंड अवेयर अबाउट द लॉज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन।
बेटा उनको अवेयर रखो कि वो क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत, किन चीजों का उनको ध्यान रखना चाहिए, इस चीजों में भी डिस्कशन हो। अ कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर ऑफ द कॉम्पनसेशन दैट कैन बी डिमांडेड इन केस ऑफ बिजनेस फॉलोड अनफेयर ट्रेड। मान लो बिजनेस द्वारा कोई अनफेयर ट्रेड हो रहा है, कोई भी ऐसा ट्रेड हुआ है जो कि अनफेयर है, जो कि बेसिकली ऐसा है जहां पे उनको नुकसान हुआ है, कोई पैसा ज्यादा चला गया, क्वालिटी वैसी मिली नहीं जैसी बोली थी, हमें बेवकूफ बनाया गया है, तो ऐसी जगहों पर उनको ऑलरेडी एडवांटेज हो कि उनको पता रहे कि उनके साथ कोई ऐसी चीज ना कर सके। ठीक है, फिर नोइंग द लॉज विल सेफगार्ड द कस्टमर्स फ्रॉम सच एक्टिविटी। क्या होगा बेटा, उनको इस बात से ना सेफ्टी मिलेगी, इस बात से उनको सेफ्टी मिलेगी। अब हुआ क्या बेटा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आ रही है ना, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आ रही है, तो मैंने एक सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो है बुक करी। ठीक है, मैंने सिक्योरिटी नंबर जो है वो जो है बुक करी। अब बेटा वो क्या हुआ, डिलीवर हो गई थी वो जिस डीलर क्या मैंने पहुंचवाई थी, लेकिन वो डीलर मुझे बोलता है कि वो नंबर प्लेट आई नहीं है। वो डीलर क्या बोलता है कि वो नंबर प्लेट आई नहीं है। मैंने इंफॉर्मेशन दिया और लिया पूरा कि भैया ये आपके यहाँ पे क्या ये आ चुकी है नंबर प्लेट, तो मेरे को सीनियर अथॉरिटी से पता चला कि हाँ वो तो एक दिन पहले ही आ गई थी, शाम को 5:30 बजे, और मेरा डेट आज का था फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, तो एक दिन पहले ही आ चुकी है वो। तो वहां पे जाके जो है वो लोग मुझे बोल रहे हैं 2 दिन से कि यार ये तो नंबर प्लेट ही नहीं आई। तो मैं वहां गया, मैंने बोला भैया मेरी नंबर प्लेट निकाल के दो। तो वहां से मैडम बोलती हैं कि भैया नंबर प्लेट तो नहीं आई है सर। तो मैंने बोला कि अगर ये नंबर प्लेट मिल गई तो आप एक बात याद रखना कि आपकी पूरी एजेंसी को जो है पूरा एजेंसी पे जो है कंप्लेंट फाइल हो सकती है और आपकी एजेंसी बंद भी हो सकती है। इतना भी आप जो है इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी ऐसी मैल प्रैक्टिसेस में पकड़े गए तो क्या हुआ, तो भैया इन्होंने वापस चेक किया तो इनकी नंबर प्लेट भी निकल के आ गई। तो ऐसा कैसे, तो भैया यही सब चीजों के लिए बारे में अवेयर रहना पड़ता है। एक बार और एग्जांपल एक और बता देता हूं कि बेटा गैस सिलेंडर होता है ना, गैस सिलेंडर, उस पे ना नेट वेट और ग्रॉस वेट लिखा होता है ना, कि आपका गैस सिलेंडर खाली का वेट कितना होगा और गैस भरी होगी तो कितना वेट होगा, उस पर लिखा रहता है। तो मैंने क्या किया, मुझे हमेशा लगता था कि ये जो सील टूटी हुई आती है, ये जो गैस सिलेंडर पे जो सील टूटी हुई आती है, ये पता नहीं क्यों आती, जबकि सील लगी रहनी चाहिए उस पे, है ना। तो मैं एक दिन गया और मेरे जैसे सिलेंडर आया, मैंने उस पे वेट मशीन पे उस पे रख कर देखा, अपने घर में वेट मशीन थी उसको रख कर देखा, जबकि इनके पास भी होती है जो वेट मशीन होती है, इन गैस सिलेंडर वालों के पास भी होती है, इनसे बुलवा के आप लोगों के पास अधिकार है नपवाने का। ठीक है, तो वेट मशीन देखा तो उसमें 3 किलो कम। बेटा 3 किलो कम किसी गैस सिलेंडर में अगर आप बात करो कितनी बड़ी बात होती है। 1 किलो की गैस भी भैया 900 1000 रुपए का सिलेंडर आता है आज की डेट में। 1 किलो गैस भी अगर मैं बोलूं तो भैया 90 70 80 100 रुपए की होगी। 3 किलो मतलब कितना पैसा खा रहे हैं लोग, है ना। तो मैंने बोला भैया ये तुम्हारी ये जो है प्रॉब्लम है इसके अंदर, 3 किलो गैस जो है तुमने खाली भेजा है मेरे को। मैंने कस्टमर सेल पे मैंने कंप्लेंट फाइल करी, मैंने कस्टमर केयर पे कंप्लेंट फाइल करी कि 3 किलो गैस कम है मेरे पास और ये सिलेंडर मुझे रिफंड चाहिए, ये सिलेंडर मुझे नया चाहिए, मेरे घर में नया सिलेंडर आया। और आप चाहो तो ऐसे केसेस क्या होते हैं बेटा, बहुत बड़े भी जाते हैं कि आपने पिछले 10 साल से मुझे जो है इस गैस सिलेंडर दे रहे हो, और इतना मैं अज्यूम करूं कि आप 2 किलो भी अगर मेरी गैस जो है कम मुझे दे रहे हो तो उससे मुझे कितना नुकसान हुआ होगा, हाँ या ना। तो ऐसे अवेयर रहना चाहिए हर एक कस्टमर को। ठीक है, चलो जी, और अगले दिन से फिर वही सील पैक होके एकदम सही वेट वाली आने लग गई। ठीक है, a variety of consumer organization and association have been set up such as Consumer Protection Council, Consumer Guidance Society of India, Consumer Unity Trust Society, which are creating customers about their rights and responsibilities. They also help customers in raising an form of protection against unfair trade practices or cheating. तो ये क्या बोल रहे हैं बेटा, बेसिकली ये सारे के सारे जो कमिटीज है ना, ये कमिटी क्या हेल्प करती है, कमिटी हेल्प करती है कि भैया जो भी कस्टमर्स हैं हमारे यहाँ पे वो एजुकेट होते रहे, उनकी जिम्मेदारियां जो है वो मतलब वो पूरी तरीके से निभाते रहे, कोई भी कस्टमर के साथ कोई बुरा बर्ताव ना हो, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, कोई चीटिंग ना हो, इसको इंश्योर करते हैं कमिटी।
ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी प्रोटेक्टिव रोल, सरकार भी बहुत प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती है कस्टमर्स के प्रति, ठीक है। ये इन्होंने क्या किया हुआ है, सरकार ने क्या किया बेटा, उन्होंने तो एक्ट ही बना दिया, कौन सा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इससे ज्यादा क्या प्रोटेक्शन दोगे, कानून ला दिया भाई, कानून से मिलता है इंसाफ, बिना कानून के इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है, बिना कानून के इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है, तो कानून ला दोगे इंसाफ मिलने लग जाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही ला दिया, अब लो इंसाफ जितना ले सकते हो, ठीक है, राइटफुल इंसाफ आपको पूरा पूरा मिल जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, जरा देखिए, पढ़िए इसको, बताइए कि क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बन रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रिड्रेसल मैकेनिज्म अवेलेबल टू कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। जरा देखिएगा इस बारे में हम क्या बात करने वाले हैं। हमने बोला रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात करनी है, अवेलेबल टू कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्या रिड्रेसल के अकॉर्डिंग हमें रिड्रेसल मैकेनिज्म बताना है कि जो भी रेमेडी होगी, जो भी अमाउंट से रिलेटेड है, किसी ऐसी चीज से रिलेटेड, तो वो कैसे मिलेगी, कैसे उसकी भरपाई की जा पाएगी, कहां जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो उसके बारे में हमें यहां पे डिस्कशन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज गोना टॉक अबाउट कि किस चीज से, किस अमाउंट से, किस जगह पर जाकर हमें फाइल करना पड़ेगा कंप्लेंट, और कितने तक का रेमेडी या रिड्रेसल हमें मिल सकता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। चलिए जी, आंसर पे आते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 लेवल हैं ऑफ रिड्रेसल मैकेनिज्म। कितने लेवल हैं बेटा, 3 लेवल हैं रिड्रेसल मैकेनिज्म के, जो हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मिलते हैं, जो हमें बताते हैं कि भैया यहां पे जाके हमारी ग्रीवेंसेस हो या हमारी कंप्लेंट हो, वो फाइल हो सकती हैं। हमारी ग्रीवेंसेस, हमारी कंप्लेंट यहां फाइल होकर उसके अकॉर्डिंग हमें नेसेसरी एक्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल, वो 3 लेवल कौन कौन से हैं, आपने सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, बेटा ये सेम उसी तरह से काम करता है जैसे कि आपने सुना होगा कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में, है ना, सेम वैसे ही काम करता है ये भी, लेकिन इसका फंक्शन कंज्यूमर्स के लिए होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या, जैसे कि आप देखिएगा, सबसे पहले आता है, सबसे नीचे लेवल पे जो होता है वो होता है अपना डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम में बेटा जब आते हैं तो जरा इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। डिस्ट्रिक्ट फोरम में वो केसेस आते हैं जो कि 1 करोड़ से नीचे तक के केसेस हों, जो 1 करोड़ से नीचे तक के केसेस होते हैं वो वाले केसेस आते हैं। The concerned state department has the responsibility of setting up of district forum in each district। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट फोरम होना चाहिए। उस राज्य की जिम्मेदारी है कि वो डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाए, उस स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरों में, डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाए जहां पे उनके किसी रिलेटेड केसेस की सुनवाई हो सके। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम बन गया तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या होता है, जरा देखो, एक प्रेसिडेंट होता है और 2 से ज्यादा मेंबर्स होते हैं। 2 मेंबर्स होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होते, 2 होते हैं। एंड 2 मेंबर्स, ठीक है, 2 मेंबर्स होते हैं। 1 वुमेन, जो एक वुमेन है वो तो कंपलसरी है भाई, 1 वुमेन शुड बी अमंग देम। एक तो औरतें होनी चाहिए, एक तो औरत होनी चाहिए उसके अंदर। सर ये विमेन का होना क्यों जरूरी है बेटा, एक बात जरा समझिएगा, एक तो जेंडर इक्वालिटी, दूसरी बात ऑल्सो देयर आर अ लॉट ऑफ केसेस जहां पे विमेन भी होती हैं, जहां पे विमेन भी होती हैं इन्वॉल्व उस किसी प्रोडक्ट के परचेज के अंदर या किसी प्रोडक्ट को यूज करते वक्त। अच्छा, विमेन और मेन में फर्क होता है, लड़कों और लड़कियों में फर्क होता है। तो टू हैव अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, कि एक औरत अपनी प्रॉब्लम्स एक औरत को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकती है और ज्यादा कंफर्टेबली समझा सकती है, तो एक फीमेल का होना भी हमने कंपलसरी रखा है। द कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट इन द डिस्ट्रिक्ट फोरम इफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और कॉम्पनसेशन दैट इज बीइंग सॉट इज लेस देन 1 करोड़। अगर मान लीजिए कॉम्पनसेशन जो है, कॉम्पनसेशन मतलब जितना आप पैसा क्लेम करना चाह रहे हो, ठीक है, जो कॉम्पनसेशन है, जो कॉम्पनसेशन है और जो फाइल किया गया है कंप्लीट,
जो भी कंप्लेंट फाइल किया गया है उसमें जो भी रेमेडी, जो भी आपका डैमेज हुआ है वो, और जो भी आपने प्रोडक्ट वगैरह खरीदा उसकी वैल्यू, जो आपका डैमेज हुआ है मतलब कॉम्पनसेशन जो आपको मिलना चाहिए उसकी पूरे सबकी मिला के वैल्यू 1 करोड़ से नीचे होनी चाहिए। अगर ये 1 करोड़ से नीचे है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके केस जो है फाइल करवा सकते हो। द फोरम ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट फॉरवर्ड्स इट टू अ कंसर्न्ड पार्टी ऑन whom द कंप्लेंट इज बीइंग रेज्ड। क्या होता है बेटा, जिसके खिलाफ कंप्लेंट होती है उसको ये प्रॉब्लम बताई जाती है कि भैया तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुई है ना, और क्या बोला जाता है उसका ना क्या किया जाता है बेटा, उसके पास जाके ना फिर फोरम में, फोरम पासेस अ जजमेंट, फोरम एक जजमेंट पास करता है आफ्टर कंसिडरिंग द रिपोर्ट एंड हियरिंग। बेटा क्या होता है, जब ये पता चलता है ना उस पार्टी को कि उसके बिजनेस के खिलाफ कोई रिपोर्ट फाइल करी गई है, तो उसके जितने भी सैंपल होते हैं प्रोडक्ट के, फॉर एग्जांपल कि कोई ऐसा सैंपल है जहां पे आप बोल रहे हो कि एक क्रीम का फैक्ट्री है पर इसका क्रीम जो है ना इतना खराब है कि वो स्किन को डैमेज करता है, तो क्या करेंगे, उसके जज बोलेगा, कोर्ट बोलेगा भैया कि एक जाओ सैंपल उठा के लेके आओ और सैंपल को रिपोर्ट्स में भेजो, मतलब सैंपल्स को लैब में भेजो और लैब में जाके उसकी रिपोर्ट निकलवाओ, बताओ उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस है क्या जो कि वहां पे ऐसे कोई चीजें क्रिएट करता हो, ऐसा कोई सब्सटेंस तो नहीं है। तो जब लैब रिपोर्ट्स आती है तो उसकी हियरिंग करने के टाइम पे दोनों की हियरिंग करी जाती है। लैब रिपोर्ट्स आती हैं, उनको चेक किया जाता है, उनकी रिपोर्ट्स को पढ़ा जाता है और फिर दोनों की सुनवाई होती है कि हमारे साथ ने ऐसा किया, इनके प्रोडक्ट यूज करने की वजह से हमारा इतना नुकसान हो गया। इफ द पार्टी विच फाइल्ड द कंप्लेंट इज नॉट हैप्पी, अगर मान लीजिए जो भी जजमेंट पास होता है उसके बाद फिर जजमेंट सुनाया जाता है, सारी सुनवाई होने के बाद अब जजमेंट से मान लो वो पार्टी जिसने कंप्लेंट करा है वो खुश नहीं है, तो वो क्या कर सकती है, विद द वर्डिक्ट, अगर वर्डिक्ट मतलब जजमेंट से अगर खुश नहीं है, इट कैन अपील टू द स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हैं, ठीक है, स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हैं विद इन 45 डेज। बेटा इसके अंदर चेंज है, ये 45 डेज है, ठीक है, 30 की जगह इसको लिख लेना 45, मैं फिर भी लिख देता हूं इधर, इट इज गोइंग टू बी 45, ठीक है, कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए, ठीक है बेटा, हाउ मच इट इज गोइंग टू बी 45, ठीक है, 45 इज द राइट आंसर। तो 45 जो है इसके पास होना चाहिए, 45 डेज, 45 डेज, और ये सारी जगह पे 45 डेज ही होगा, ठीक है, सारी जगह पे 45 डेज ही होगा। 45 डेज के अंदर अंदर वो क्या कर सकते हैं बेटा, स्टेट कमीशन के पास जा सकते हैं, मतलब इससे जो बड़ी अथॉरिटी है स्टेट कमीशन, उसके पास जा सकते हैं और उससे अपील कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ जजमेंट बाय द डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो भी जजमेंट आया होगा उससे 45 दिन के अंदर अंदर वो स्टेट कमीशन में जाके अपना कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम हो गया तो सेम किसका पढ़ लेते हैं, स्टेट कमीशन का पढ़ लेते हैं। बेटा स्टेट कमीशन में भी सेम बातें हैं, स्टेट कमीशन में क्या होगा, स्टेट कमीशन में भी सेम सी बातें चल रही हैं। कौन सी सेम बातें हैं सर, सेम बातें क्या है बेटा, देखो स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप अ स्टेट कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्टेट कमीशन तो बिठाया होगा, अपने राज्य में एक स्टेट कमीशन होगा, ठीक है, फॉर एड्रेसिंग कंज्यूमर ग्रीवेंस। अब बेटा स्टेट लेवल पे भी तो कोई कंज्यूमर ग्रीवेंस होगा, कोई कंज्यूमर ना खुश होगा, कोई धोखाधड़ी हुई होगी उसके साथ। The number of members in a state commission is the same as the district forum, district forum के बराबर है, कितना मतलब उसके यहाँ भी प्रेसिडेंट होगा और उसके यहाँ भी मेंबर्स होंगे, 2 मेंबर होंगे जिसमें एक फीमेल होनी चाहिए, ठीक है। कॉम्पोजिशन इज ऑल्सो द सेम, कॉम्पोजिशन सेम है। अब क्या होगा, द कंप्लेंट हैज क्या बोलते हैं, द कंप्लेंट्स दैट आर बीइंग एड्रेस्ड इन द स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन में जो कंप्लेंट एड्रेस करी जा रही है और जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट है, कि जो वैल्यू ऑफ गुड होगी या सर्विस होगी और जो भी कॉम्पनसेशन आप मांगने जा रहे हो वहां पे 1 करोड़ से नीचे तक का था, मतलब 1 करोड़ से नीचे की वैल्यू है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम जा रहे हो, और अगर 1 करोड़ से ऊपर पर 10 करोड़ से नीचे है तो आप क्या बोलोगे, आप स्टेट कमीशन जाओगे। 1 करोड़ से ऊपर, 10 करोड़ से नीचे, ये बेटा नंबर्स चेंज हुए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन नए वाले एक्ट में, पुराने वाले एक्ट में पुरानी डेटाज है, नए वाले एक्ट में डेटा चेंज हो चुके हैं, इसलिए आपको जो है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा मे बी, ठीक है, जबकि मैंने वीडियोस में बताया है, दोनों एक्ट को कंपेयर भी किया है मैंने। द प्रोसेस ऑफ इशूइंग ऑर्डर इन द सेम एज द डिस्ट्रिक्ट फोरम, क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस पूरा वही है कि वही रिपोर्ट भेजी जाएगी, सैंपलिंग करवाई जाएगी,
सैंपलिंग के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसको देखा जाएगा, सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद जजमेंट पास किया जाएगा, और जजमेंट से ना खुश हो तो फिर आप किसके पास जा सकते हो, नेशनल कमीशन के पास जा सकते हो, वही 45 दिन के अंदर। यहां पे फिर वही 30 दिन लिखा होगा, कोई बात नहीं, इस चीज को भूल जाएं अभी, ठीक है। पर यहां भी क्या होगा बेटा, 45 डेज होगा, ठीक है, 45 डेज होगा। कितना होगा यहाँ पे, 45 डेज होगा, ठीक है, 45 डेज होगा। क्लियर? तो ये चीज क्या होगा बेटा, यहां पे पूरा पूरा अपना सही है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैंने करेक्शन भी कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट फोरम से जो केसेस आए हैं उनको भी यहाँ पे सुनवाई होगी, उनकी सुनवाई भी होगी। अपन ने पिछले उसमें पढ़ा था ना, डिस्ट्रिक्ट फोरम के वर्डिक्ट से अगर खुश नहीं हो तो स्टेट कमीशन जा सकते हो, तो ये स्टेट कमीशन उसको भी एक्सेस करेगा, उसको भी एसेस करेगा और उसको भी लेगा, उसकी इंफॉर्मेशन भी लेगा, ठीक है। तो डेज ऑफ जजमेंट पास बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, जो स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन स्टेट कमीशन के जजमेंट से खुश नहीं है तो क्या करोगे, 45 दिन के अंदर कहां जाना है आपको, नेशनल कमीशन जाना है। कहां पे जाना है, नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन में आ जाओ, फिर नेशनल कमीशन में पता चलेगा नेशनल कमीशन इज सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो राज्य सरकार कर रही थी, ये कौन कर रहा है भैया, ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एस्टैब्लिश कर रही है। अब बेटा ऑब्वियस सी बात है, नेशनल कमीशन की बात हो रही है, देयर इज अ प्रेसिडेंट, यहां पे भी एक प्रेसिडेंट है, अलॉन्ग विथ 4 अदर मेंबर्स। कितने, 4 अदर मेंबर्स हैं, जिसमें से एक वुमेन होनी चाहिए ऑब्वियसली, एक औरत तो होगी ही हर जगह, डिस्ट्रिक्ट में भी ले लो, नेशनल में भी ले लो, स्टेट में भी ले लो, हर जगह होंगे, ठीक है। द कस्टमर कैन फाइल अ कंप्लेंट इन केस ऑफ गुड्स हैविंग अ वैल्यू ऑफ मोर देन 10 करोड़। एक कस्टमर एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है, एक अगर उसके पास क्या होगा, केस ऑफ गुड्स हैविंग अ वैल्यू ऑफ मोर देन 10 करोड़। अब देखो वहां से देखो क्या था, 1 करोड़ से नीचे लेस, किसमें, डिस्ट्रिक्ट में है। 1 से 10 करोड़ कितना हुआ, स्टेट, और 10 करोड़ से ऊपर किसके पास हुआ, नेशनल। तो इस चीज को याद रख लो, नेशनल कमीशन 10 करोड़ से ऊपर, स्टेट कमीशन 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, और 1 करोड़ से नीचे डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर आप करवा सकते हो डिस्ट्रिक्ट कमीशन। द कमीशन पास्ड, देखो यहां पे कितना हुआ, 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए कंप्लीट। द कमीशन पासेस एन ऑर्डर आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइडों को सुन के ही फिर वो जो है जजमेंट लेता है। सेम वैसे ही हो रहा है प्रोसेस जो सबके यहां पे हो रहा था, ठीक है। द अफेक्टेड पार्टी कैन अपील। अच्छा अब क्या होता है, अब मान लो इधर से भी कोई नाखुश है तो किधर जा सकता है, नेशनल कमीशन से भी अगर मान लो कोई नाखुश है तो क्या फाइनल है वर्डिक्ट, नहीं, क्या होगा, द अफेक्टेड पार्टी कैन अपील इन सुप्रीम कोर्ट इफ नॉट हैप्पी विद द ऑर्डर्स पास्ड बाय नेशनल कमीशन। सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो आप, लास्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो कि वहां पे आपको अपने पसंद का वर्डिक्ट मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया वो फाइनल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया वो फाइनल होगा, उसके अलावा कोई भी आपका कोई चांस नहीं है कि आप कुछ उसका बदलाव कर सके, नहीं कर सकते। जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया वो फाइनल है, फुल एंड फाइनल, कोई भी उसके अंदर चेंजेस नहीं, फुल एंड फाइनल, ठीक है बेटा। ये क्या है, नेशनल कमीशन बताता है। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज इन प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग कंज्यूमर्स। क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं एक्सप्लेन करो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज इन प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट। बोल रहे हैं एक्सप्लेन करिए रोल को, किसके रोल को, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के रोल को एंड एनजीओज के रोल को, जो बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। ठीक है भैया, जरा देखते हैं कैसे बचा रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं, क्या जरूरत है इनको बचाने की। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, ये कुछ फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट कंज्यूमर इंटरेस्ट। कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और क्या प्रोटेक्ट करने के लिए बेटा, प्रमोट करने के लिए कंज्यूमर को। ठीक है, उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी बाइंग हैबिट्स को बढ़ा रहे हैं, बट विद अ प्रोटेक्शन मोटिव ऑल्सो। ठीक है, बाय एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक,
about the different consumer rights through workshops, seminars and training program. एनजीओ वाले जो होते हैं और जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं, ये लोग बेटा एडवर्टीजमेंट्स करवाते हैं, नुक्कड़ नाटक करवाते हैं, प्रोग्राम का पार्ट बनाते हैं, सेमिनार करवाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, क्या क्या बोलते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं। ये सब चीजों के अंदर आपके कंज्यूमर के अधिकारों के बारे में आपको जो है हेल्प करते हैं कि आप लोग जागरूक रहें। बोलते हैं ना, जागो ग्राहक जागो। क्यों कर रहे हैं? कि कंज्यूमर जो है वो प्रोटेक्टेड रहे और वो जो है सही तरह से सोचकर अपना काम कर सके। ठीक है, तो कंज्यूमर की बात क्या हो गई? कंज्यूमर का काम क्या है? कंज्यूमर का काम है भैया सही तरीके से सही तरह से वो सारी चीजों को समझे और अपने परचेजिंग के टाइम उन सारे नियमों का पालन करे जो उसको बताया जा रहा है, तभी वो प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। वरना बेवकूफी से, नेग्लिजेंस से कभी भी प्रोटेक्ट नहीं होगा, वो हमेशा अपना नुकसान करवा के बैठेगा। पॉइंट नंबर 2, बाय पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स एंड अदर टाइप्स ऑफ पब्लिकेशन। क्या पब्लिश कर रहे हो? पीरियोडिकल्स पब्लिश कर रहे हो और कुछ अलग टाइप के पब्लिकेशंस के बारे में बात कर रहे हो, दैट प्रोवाइड नॉलेज अबाउट दी वेरियस कंज्यूमर्स प्रॉब्लम। क्या बोल रहे हैं भैया? अदर टाइप ऑफ पब्लिकेशन, कुछ अलग टाइप ऑफ पब्लिकेशन है दैट प्रोवाइड नॉलेज, कुछ नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कुछ वेरियस कंज्यूमर प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, राइट्स के और अदर मैटर्स दैट कैन बी ऑफ यूज टू द पब्लिक। अच्छा, क्या हो रहा है बेटा? हर कुछ समय में ये कुछ पब्लिश करते हैं, न्यूज आर्टिकल्स, पब्लिकेशंस में, मैगजीन्स में कुछ ऐसा कुछ पब्लिश करते रहते हैं जिससे कि जो आपके ग्राहक हैं वो जागरूक रहें। क्या होता है बेटा? किसी चीज के बारे में बहुत टाइम से कोई इंफॉर्मेशन ना हो ना तो इंसान भूल जाता है। जब लगातार वो चीज पढ़ता रहता है, कुछ ना कुछ उसको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, तो भैया उसको ध्यान रहता है इस चीज को भूलो मत, है ना? तुम्हें ऐड अगर बार बार आता जाएगा तो ऐसा रहता है ना, अरे हाँ पता है यार भाई, मेरे को मत बता, जागो ग्राहक जागो, पता है यार हॉलमार्क देखना यार गोल्ड के साइन के बाद, चल चल निकल अब जा। भले ही आपको इरिटेशन हो जाए लेकिन आपके दिमाग में बैठा रहता है कि नेक्स्ट टाइम कभी भी तुम, ऑब्वियस ही बात है, रोज तो सोना खरीदता नहीं आदमी, जब भी जाएगा, लेकिन वो एक चीज को याद रहती है कि भाई हॉलमार्क तो देखना है, इतना बार ऐड देखा है हमने तो हॉलमार्क तो देख ही लेता है वो। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक तरह का पब्लिकेशन हैबिट में लेके आती है, आपको बीच बीच में अवेयर करती रहती है, भले ही आपके दिमाग से स्किप भी हो जाए तो। फिर आता है बाय कैरिंग आउट टेस्ट ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर्स प्रोडक्ट। बहुत अलग अलग डिफरेंट कंज्यूमर प्रोडक्ट को टेस्ट करो, है ना, इन लेबोरेटरी में टेस्ट करवाए जाते हैं और उनकी क्वालिटी का चेक किया जाता है। क्या होता है बेटा? रैंडम सैंपलिंग कर लेते हैं ये लोग, रैंडम सैंपलिंग कर लेते हैं। अगर मान लो किसी के पास भी कोई केस आ गया तो किसी भी सैंपल को उठा के रैंडम सैंपलिंग कर लेते हैं और उसकी रिपोर्ट के अनुसार फिर कंप्लेंट फाइल करते हैं। determines the quality of product and letting consumer know the same by publishing the findings। और पब्लिश करते हैं फाइंडिंग्स को। देखो आपने देखा होगा बेटा, अचानक से कई बार क्या होता है कि कोई कंपनी आ गई और कंपनी के बारे में एक रिपोर्ट छप गई कि ये फलानी सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स की कंपनी, कोल्ड ड्रिंक की कंपनी में पाया गया ये पेस्टिसाइड जो कि टॉयलेट क्लीनर से भी ज्यादा हार्मफुल है, इससे मतलब आप जो टॉयलेट क्लीनर यूज कर रहे हो उससे भी ज्यादा हार्मफुल ये है। तो भैया ऐसी सिचुएशन को सुन के लोग, कस्टमर जाते हैं खतरनाक से एग्री, और मतलब पूरी उस बात से एग्री कर लेते हैं और भैया वो बोल देते हैं हम तो कुछ ना पियेंगे सॉफ्ट ड्रिंक, तुम तो कोकोनट वाटर लेके आ जाओ। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये एक तरीका है जहां पे एक कंज्यूमर अवेयर रहता है बाय एनकरेजिंग कस्टमर टू टेक लीगल एक्शन। अब बेटा क्या होता है, जब लीगल एक्शन लेने में किसी को एनकरेज किया जाता है ना, आप केस करो, हम आपके साथ हैं, आप टेंशन मत लो। which whenever required against the unfair trade practices adopted by the business organization, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने आपके साथ कोई धोखाधड़ी करी और इसके बदले में जब आप कोई केस लड़ने जाते हो, आपके साथ समर्थ करते हैं, आपके साथ सपोर्ट करते हैं, तो एक अच्छी विल पावर आती है, इंसान और ज्यादा अपने आप को पावरफुल समझता है, क्योंकि कंज्यूमर के पास पावर होती है, पता नहीं होता हमें, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ी पावर है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज एक कस्टमर से भी घबरा जाती हैं। क्यों बेटा? ऐसी रिपोर्ट छप गई या ऐसा नाम खराब हो गया जिससे कंपनी डूब जाए, पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू कंज्यूमर हु आर लुकिंग फॉर लीगल काउंसलिंग। अच्छा, अब मान लो कस्टमर को बेटा सही में लॉ तो पता नहीं होते ना सारे, कुछ बेसिक राइट पता होंगे, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि अकेला मिलकर केस कर देगा, उसको कुछ ना कुछ गाइडेंस चाहिए होता है, लीगल काउंसलिंग चाहिए होती है। क्या मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं इसके साथ क्या क्या कर सकता हूं,
मैं सिचुएशन में कौन से एक्शन ले सकता हूं, प्लीज बताओ ना मुझे, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दो। तो लीगल काउंसलिंग भी कौन करता है? एनजीओ और आपके ऐसे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं। बाय फाइलिंग कंप्लेंट इन कंज्यूमर कोर्ट फॉर द कस्टमर, कि उनके बिहाफ पे कंज्यूमर कोर्ट में ये फाइल केस कर देते हैं, है ना, केस फाइल कर देते हैं उनके बिहाफ पे, है ना, ये खुद फाइल कर देते हैं केस काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। बाय फाइलिंग केसेस इन कंज्यूमर फोरम विच आर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। अच्छा, अब पब्लिक के हित में अगर कुछ है तो उसके नाम पर भी ये लोग कई केस फाइल कर देते हैं, एनजीओ और ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल उनके हित में अगर है और पब्लिक के इंटरेस्ट में है, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में है, तो बिल्कुल वो फाइल कर देते हैं केस, बिल्कुल देरी नहीं करते इस बात में। ये कुछ तरीके हैं जहां पे एनजीओज और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बड़ा रोल प्ले करते हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इस वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनिएगा, एक बार वीडियो पॉज करें और बताइए क्या आप इसको समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, चलो जरा देखो। मिसेज माथुर सेंट अ जैकेट टू अ लॉन्ड्री शॉप। मिसेज माथुर ने लॉन्ड्री शॉप में एक जैकेट भेजी जनवरी 2018 को, डेट याद रखना। अच्छा बेटा, ये केस स्टडी है, ठीक है। अब मैं ना तुम्हें 2-3 चीजें बता देता हूं केस स्टडी के बारे में। जो केस स्टडी की पहली दूसरी लाइन होती है ना, इसमें एज सच कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन होती नहीं है, ये मतलब ठीक ठीक सी होती है। जो लास्ट की लाइन होती है ना, मैंने अभी पढ़ा भी नहीं है क्वेश्चन, सही बताऊं तो मैंने नहीं पढ़ा ना। लास्ट की जो लाइन होती है ना, उसमें भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है। जो मेन बीच का कंटेंट होता है ना, ये एक्चुअल प्रॉब्लम को बता रहा होता है। पहले क्या होता है, आपको स्टोरी नहीं पता होती, तो अपन वैसे भी बचपन से स्टोरियां सुन रहे हैं तो ऐसा बोलते हैं ना, एक टाइम की बात है, एक राजा हुआ करता था, वो उसको युद्ध लड़ना बड़ा पसंद था। तो राजा हुआ करता था तो ठीक है, कोई नहीं पूछने वाला कि कोई राजा था क्या, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। उसको युद्ध करना पसंद है, ऐसा कोई पूछ रहा है क्या? नहीं पूछता है। उसमें पूछा जाता है कि फिर वो एक टाइम गया था युद्ध लड़ने, उसको बीच में जो है एक आंटी मिली, उन्होंने बोला मत लड़ा करो, ऐसे कोई भी स्टोरी होगी। तो वो आंटी मिली कि नहीं मिली, उससे क्या एक्शन लिया, वैसा वाला उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना कि एक जमाने में कुछ था। तो स्टार्टिंग की 2 लाइन, नीचे की 2-3 लाइन, ये ज्यादा मैटर नहीं करती, है ना। मोस्टली केस स्टडीज में मैं बता रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं है मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, मैं अभी भी गलत हो सकता हूं, लेकिन मोस्टली केस स्टडी में तो यही होता है। ठीक है, चलो जरा देखते हैं। The jacket was purchased at a price of 4,500। 4,500 की जैकेट थी भाई साहब। कितने की थी? 4,500 रुपए की जैकेट थी। ठीक है, कितने की खरीदी गई थी? 4,500 रुपए की जैकेट खरीदी गई थी। प्राइस क्या थी जैकेट की? 4,500। ठीक है। She had previously sent the jacket for a dry cleaning। उसने पहले क्या है, ड्राई क्लीनिंग पे भेजा हुआ था अपनी जैकेट को विथ शाइन ड्राई क्लीनर्स। अब क्या होता है, मैंने क्या बोला आप लोगों को कि हमें स्टोरी पता नहीं होती है, तो अपन को पहले क्या, पहली 2-3-4 लाइन जो है स्टोरी से फेमिलियर करवा रहे होते हैं, तो अभी तक प्रॉब्लम आई नहीं होती है। अभी तक भी देख लो 3 लाइन में अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई है। अभी बताया है एक टाइम पे ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजा था और इतने की खरीदी, अभी प्रॉब्लम आई नहीं है। एंड द जैकेट वॉज क्लीन्ड वेल। देखो 4 लाइन बीत गई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन मतलब ऐसी यूजफुल नहीं है जिससे हम आंसर क्रिएट करें। हाँ, अमाउंट बोल सकते हो एक नंबर का कि अमाउंट, और ये जो डेट है कि कब भेजी थी, ये 2 चीज याद रख सकते हो, 2 फिर भी यूजफुल चीज बोल सकते हो, और उसके अलावा एज सच कुछ यूजफुल नहीं। हाउएवर अब से क्वेश्चन चालू हुआ है, अब भैया क्वेश्चन चालू हुआ है एक्चुअल, तो जिससे आंसर निकलेगा। However, she noticed that her jacket had white discoloration mark when she collected the jacket this time। क्या बोला उसने? देखो अब ये समझ आया कि पहले भी लॉन्ड्री शॉप पे दे चुकी है, लेकिन पहले नहीं आया था। इस बार जैकेट पे व्हाइट कलरेशन जो है, डिसकलरेशन मतलब व्हाइट कलर की चीजें हटने लग गई, मतलब ऐसा कुछ ऐसा कलर हटने लग गया और व्हाइट कलर की चीजें आने लग गई। मतलब व्हाइट के ऊपर कलर करते हैं तो अपना वो रहता ना, अब कलर हटने लग जाएगा तो व्हाइट चीजें दिखने लग जाएंगी, हाँ या ना। अब प्रॉब्लम चालू हुई ना, अब प्रॉब्लम चालू हुई। तो बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट कहां से आ गया? मैंने क्या बोला था, बीच वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। ऑन इन्फॉर्मिंग द ड्राई क्लीनर, ड्राई क्लीनर को इन्फॉर्म करते टाइम मिसेस माथुर रिसीव्ड अ लेटर कंफर्मिंग दैट डिस्कलरेशन इंडीड अपीयर्ड आफ्टर द जैकेट वाज ड्राई क्लीन्ड। कंफर्म किया गया ड्राई क्लीनर द्वारा कि हाँ डिस्कलरेशन जो है जैकेट को ड्राई क्लीन करने के बाद आया है।
ठीक है, क्या बोल रहे हैं? माथुर रिसीव्ड अ लेटर कंफर्मिंग दैट डिस्कलरेशन इंडीड अपीयर्ड आफ्टर द जैकेट वाज ड्राई क्लीन। ड्राई क्लीन कराने के बाद ही आया है वो, ठीक है, कलर जो हटा है उससे डिस्कलर हो गया है वो। शी कॉन्टैक्टेड द ड्राई क्लीनर मल्टीपल टाइम्स, उसने बहुत बार क्या किया? ड्राई क्लीनर को मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया एंड रिक्वेस्ट किया फॉर द कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन के लिए खूब बार उसको कॉल किया कि भैया पैसे लौटा दो मेरे, फॉर डिस्कलरेशन ऑफ जैकेट बट टू नो अवेल। कुछ भी उससे इंफॉर्मेशन नहीं मिली, ना कोई कॉम्पनसेशन मिला। क्या इंफॉर्मेशन था? देखो बेटा, ये वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब लास्ट के लाइन बोलिए, अपॉन कंज्यूमर कोर्ट द्वारा इंटरवेंशन शाइन ड्राई क्लीनर अग्रीड टू कॉम्पनसेट 2500। क्या बोला? अपॉन कंज्यूमर कोर्ट के बीच में आकर पता शाइन ड्राई क्लीनर ने अग्री किया कि मैं 2500 रुपए मिसेस माथुर को दूंगा, जो कि डिस्कलर्ड जैकेट के हैं, मतलब उसकी जैकेट में जो भी उसके कलर निकला है उसके वो 2500 रुपए कॉम्पनसेशन देगा। ठीक है, ऐसा क्या बोला उस ड्राई क्लीनर वाले ने? बोला कंज्यूमर कोर्ट के बाद। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट राइट वाज एक्सरसाइज्ड बाय मिसेस माथुर एट द फर्स्ट इंस्टेंस पे मिसेस माथुर ने कौन सा अधिकार अपना यूज किया? सबसे पहला, आपका आंसर रेडी है क्या? अगर आपका आंसर रेडी है तो कमेंट बिलो करो, नीचे लिखो कौन सा है राइट है ये। बेटा द राइट टू क्या है ये? द राइट एक्सरसाइज बाय द मिसेस माथुर इज राइट टू सीक रिड्रेसल। बेटा हमें कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए कोई भी डैमेज का, यह अपना अधिकार है, राइट टू सीक रिड्रेसल। क्या 4500 की जैकेट पे उनको 2500 रुपए का डैमेज मिला? हाँ मिला। कलर जो वाइट आ गया, कलर निकल गया ड्राई क्लीनिंग के बाद, तो क्या भैया उनको 2500 रुपए मिले? 4500 के प्रोडक्ट पे हाँ मिले। तो क्या हुआ? भरपाई हुई। अब ये मत सोचो कि सर 4500 की जैकेट तो खराब हो गई, 2500 रुपए ही आप लोग जो है रिसीव मिले हमें। बेटा वो बातें अलग हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रैक्टिकल चीजें हैं। हमें बात करनी है केस स्टडी के ऊपर। ठीक है, कॉम्पनसेशन मिला कि नहीं मिला। अब कितना मिला, कैसे मिला? आप कपड़ा है बेटा, एग्जैक्ट का एग्जैक्ट प्राइस तो दोगे नहीं ना, उसने पहना भी तो होगा कितने टाइम, खराब भी हुआ होगा, और भैया वो उसका रिपेयरमेंट वगैरह करवा सकती है अगर करवाना चाहे तो क्या बोला है? सीक्रेट पैसा मिलना चाहिए, कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। ठीक है, वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अमाउंट में कंफ्यूज मत होना तुम लोग कि यार सर नुकसान हो गया। बेटा नुकसान हो गया, कॉम्पनसेशन मिला कि नहीं मिला? वैसे तो कुछ भी नहीं मिल रहा था, अब कुछ तो मिला। ठीक है, नेम एंड एक्सप्लेन द राइट विच हेल्प्ड मिसेस माथुर टू अवेल द कॉम्पनसेशन। अब बताइए कौन सा ऐसा अधिकार जो मिस माथुर को हेल्प किया कॉम्पनसेशन लेने में? कौन सा ऐसा अधिकार है, कौन सा ऐसा राइट है जिसने हेल्प किया मिसेस माथुर को अवेल करने के लिए? बेटा इधर भी अपना क्या आएगा? राइट टू सीक रिड्रेसल। उसी अनुसार उसी राइट के प्रति हमें जो है बदले में पैसा मिला है, तो वही सेम सी बात आ गई। द राइट दैट हेल्प्ड मिसेस माथुर इन अवेलिंग द कॉम्पनसेशन इज द राइट टू सीक रिड्रेसल। बेटा इसी का ही पार्ट है। राइट टू हर्ड बोलता है सुनना चाहिए मेरी बात। राइट टू चूज मैं चूज करूंगा। राइट टू मतलब बहुत सारे जितने भी आपके हैं, जितने राइट टू इंफॉर्मेशन कि मुझे इंफॉर्मेशन दो, ये सब क्या है? इंफॉर्मेशन देने की बात करें, मेरी सुनने की बात करें, चॉइस मेरी होगी। पर राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब कोई भी डैमेज हो तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी, यही बात करता है। तो इसी का ही अधिकार अपना यहां पे भी आएगा। अंडर दिस राइट, इस राइट के अनुसार कंज्यूमर हैज अ राइट टू गेट अ रिलीफ। कंज्यूमर के पास एक अधिकार है कि वो उस डैमेज का रिलीफ ले सकता है, जो भी कॉम्पनसेशन वो चाहता है उसे मिल सकता है इस केस के अंदर, सर्विस के अंदर। और दी प्रोडक्ट फॉल्स शॉर्ट, नहीं तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? अगर मान लो प्रोडक्ट की अगर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस में कोई भी कमी रह जाए तो उसके बदले में आपको कॉम्पनसेशन मिला जाएगा। वो आपको ऑप्शन नंबर बी में बताया गया है। ठीक है बेटा, चाहो तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी जरा देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सी के पार्ट के ऊपर चलते हैं। स्टेट विच कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन फुलफिल्ड बाय मिसेस माथुर इन द अबव केस। कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिसेस माथुर द्वारा होती है, कि अपन ने ये भी पढ़ा है ना, हर अधिकार के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा है कि कंज्यूमर को भी अवेयर रहना चाहिए।
उसे भी पता होना चाहिए कि भैया वो गलत नहीं है और उसने अपनी सारी तरीके से अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी निभाई हैं। तो ये चीज भी उसे, ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिसेस माथुर ने जो है फुलफिल करी है, इस बारे में भी हमें डिस्कशन करना है। चलिए जी जरा देखते हैं। मिसेस माथुर filed the consumer response fulfilled the consumer responsibility of filing a complaint। सबसे पहले तो केस फाइल किया, कंप्लेंट फाइल करी एक अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम में। सबसे बढ़िया काम तो ये किया। क्या होता है यूजुअली कस्टमर्स जो है बोलते हैं कौन केस लड़ेगा, कौन जाएगा, कौन भिड़ेगा, इन लोगों से रहने दो, छोड़ो 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 करके चले जाते हैं। पर कुछ लोग एक्चुअली इनिशिएटिव लेते हैं जो कि ऐसी मिस हैपनिंग्स या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट को ऐसा डिसीजन लेते हैं जहां पर ये क्या करते हैं बेटा, ये डिसाइड करते हैं कि भैया हम क्या करेंगे, हम लोग जो है बेटा अनोप्रिएट ऐसा कोई भी काम हो, कोई भी ऐसा कंज्यूमर का ऐसा कोई भी साथ को एक्सप्लॉइटेशन हुआ हो, उसको रोकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ी बात क्या है, उन्होंने कंप्लेंट फाइल करा उस कंज्यूमर फोरम के अंदर रिलेटेड जो भी उनके साथ कोई डैमेज हुआ उसका। इन केस ऑफ शॉर्ट कमिंग इज फाउंड इन द क्वालिटी ऑफ गुड्स, किसी भी गुड्स की क्वालिटी में कोई शॉर्ट कमिंग हुई हो या सर्विस जो भी खरीदी हो आपने या ली हो उसमें कोई कमी रह गई हो, उस चीज के अगेंस्ट उन्होंने एक एक्शन लिया और कंप्लेंट फाइल करी। ये एक सबसे बड़ा उनकी जिम्मेदारी थी जो उन्होंने पूरी करी और उसके अकॉर्डिंग उनको नेसेसरी कॉम्पनसेशन भी मिला, है ना। तो आपके स्टेप लेने का आपको फायदा भी मिला, एक उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर डी। क्या है, स्टेट एनी टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई ऐसी दो जिम्मेदारियां बताइए टू बी अज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर द्वारा अज्यूम की जा रही हैं। स्टेट एनी टू, दो, स्टेट एनी अदर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो अभी तो ये बताया कंज्यूमर कंप्लेंट देना कि कंज्यूमर जो है फाइल कर सकता है, कंप्लेंट फाइल कर सकता है, ये भी एक जिम्मेदारी थी। इसके अलावा दो और कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो एक कंज्यूमर की होती है, वो बताना है हमें। बताइए बताइए, अभी पढ़ाया भी था मैंने आपको और कई सारे क्वेश्चंस में हमने किया भी है, इवन हमने क्रैश कोर्स में भी किया है, इवन हमने हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी किया है, प्रैक्टिस लाइव होती है उसमें भी किया है। आपने बिल्कुल सही सोचा होगा कुछ। सर एक तो होता है कि सर कस्टमर को ये विश्वास होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि वो कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मतलब इतना बेवकूफ भी नहीं हो रहा है कि प्रोडक्ट इस्तेमाल तो कर रहा है पर पता नहीं है कि क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या पर्पस है इसका। ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज आप चाकू के साथ खेल रहे हो और अगर कटवट जाए आपका हाथ, तो भैया इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कंपनी के पास जाके बोल सकते हो भैया चाकू तुम्हारा ऐसा डेडली है कि उससे भैया हमारे कट लग गया, भैया इसमें जो पट्टी वट्टी हुई है इसका खर्चा दो यार। ऐसा नहीं होता है, उसमें लिखा रहता है इट्स नॉट फॉर द प्लेइंग पर्पस। उसका पर्पस अलग होता है कि भैया सब्जी काट सको या कुछ कोई धनिया मिर्ची काट सको, है ना, सब्जी खाना बनाने के लिए काम आता है भाई वो। ठीक है, तो ये सब चीजें अलाउड नहीं है। ठीक है, एक तो पहली बात कंज्यूमर अवेयर रहे कि वो कौन सी सर्विस या कौन सा गुड यूज करने वाला है। दूसरी बात, वो सारे नेसेसरी मार्क्स को देखे कि उसमें हॉलमार्क है कि नहीं, ISI मार्क है कि नहीं, एग मार्क है कि नहीं, किसी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले, है ना, तो उस बात की श्योरिटी होगी, उसको कंज्यूमर को अवेयर रहेगा, है ना। दूसरी बात, उसका सारा जो ट्रांजैक्शन जो डॉक्यूमेंट है, मतलब कोई भी कैश मेमो, कोई बिल, कोई ऐसी रिसीट जो प्रूफ करता है कि आपने उस पर्टिकुलर व्यक्ति से सामान खरीदा है। क्योंकि क्या होता है, मैं जैसे कोई सामान खरीद के लेके आया और मैंने जो है बोला भैया यार ये तो खराब निकला है सामान, अब मैं उसके पास वापस जा रहा हूं, मैंने बोला भैया तुम्हारा सामान खराब निकला, वो बोल रहा है भैया ये तो ऐसे ही आते हैं, आप देख लो, आपको जो करना है। मैं चला गया कंज्यूमर फोरम के पास, कंज्यूमर फोरम ने बोला कि भैया ओए तुम दुकानदार, तुमने जो है इनके साथ धोखाधड़ी करी है। तो बोलता है कि भैया मैंने थोड़ी धोखाधड़ी करी। तो कंज्यूमर फोरम बोल रहा है तुम नहीं करी है, भाई साहब बता रहे ना आपकी दुकान से सामान खरीदा है। तो ये दुकानदार क्या बोलता है, बिल दिखाओ, बिल दिखाओ, तुमने ये सामान मेरी तरफ से खरीदा है। और मैं ऐसा कह रहा हूं बिल है, बिल, अरे भैया बिना बिल के अपन डील कर रहे थे ना, बिना बिल के डील कर रहे थे। वो तो बोलते हैं भाई साहब सुनो, ये प्रोडक्ट जो है ना इस शहर में 500 लोग बेचते हैं,
इस शहर में 500 लोग बेचते हैं, किसी और से धोखाधड़ी करके आ जाओगे तो मेरे पे थोड़ी नाम लगा सकते हो, बिल है तो बात करो वरना जाओ। तो बेटा क्या हुआ, एक तरह से प्रूफ करता है वो, एक तरह से एक प्रूफ होता है कि भैया हाँ ये जो आपने ट्रांजैक्शन किया है वो यस एक्चुअली में हुआ है, वो एक तरह का प्रूफ होता है। ठीक है, चलो आ जाओ जरा देखते हैं क्या बोल रहे हैं हम लोग। बाइंग ओनली गुड्स दैट आर ऑफ गुड क्वालिटी, एक तो सबसे बड़ी बात अच्छी क्वालिटी का गुड। अच्छा, अपन ने कुछ चीजों की बात करी, उसके अलावा भी अपने काफी सारे पॉइंट हैं, तो इनमें जो भी अपन ने बोला वो गलत नहीं है, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आपको मिल सकते हैं। देखो ISI मार्क वाला तो अपन को दिख ही गया आंसर। गुड क्वालिटी का सामान खरीदो, पहली बात तो जो स्टैंडर्डाइज्ड हो, जो कि स्टैंडर्डाइज्ड हो सरकार द्वारा या ऐसे किसी सर्टिफिकेशन द्वारा स्टैंडर्डाइज हो, जैसे खाने के प्रोडक्ट पे FSSAI का मार्क होता है, FSSAI, ठीक है, फूड सिक्योरिटी के लिए होता है वो। This includes checking for the required quality assurance mark. क्वालिटी अश्योरेंस जो मार्क होता है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, उसकी बात कर रहे हैं। किसी भी आइटम को खरीदने के टाइम पे मिलता है आपको, जैसे कि हॉलमार्क मिलता है ज्वेलरी खरीदने के टाइम, ज्वेलरी खरीदने के टाइम हॉलमार्क मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदने के टाइम पे ISI मार्क मिलेगा, है ना, ISI मार्क होगा। ज्वेलरी खरीदने के टाइम आपको हॉलमार्क होगा। ठीक है बेटा, ऐसे कई सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, दूसरा, चेक द लेबल्स करेक्टली, सारे लेबल को करेक्टली चेक करो कि उसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कौन कौन से उसके अंदर इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं, कितनी प्राइस का है, कितने वेट का है, कितनी साइज का है, कैसी क्वालिटी का है, ये सब उस पर लिखा होता है। तो बिना लिखे बिना पढ़े कोई भी प्रोडक्ट मत खरीदो। अब तुम एक्सपायर्ड प्रोडक्ट खरीद के आओगे और बाद में कॉम्पेंसेशन मांगोगे तो गलती तुम्हारी है। ये सब चीजें इंश्योर करनी है तुम्हें कि तुम एक्सपायर्ड प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हो। चेक द लेबल्स करेक्टली लेबल को चेक करो, सो दैट देयर इज प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो ऑन द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट्स, एक्चुअल वेट, इंग्रेडिएंट्स एंड मार्क्स, रिटेल प्राइस एटसेट्रा। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं, कोई आपके मैक्सिमम MRP कितनी है ना, इंग्रेडिएंट कैसा है, वेट कैसा है, डेट कैसी है, तो मतलब ये सब चीजों का ध्यान दो। इन सब चीजों का ध्यान दोगे तो भैया आपके साथ पहली बात पे तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। प्रोटेक्ट तो भैया बाद में किया जाता है, पहले नुकसान ही मत खाओ ना। जब पता है कि गरम चूल्हे पे हाथ लगाओगे तो हाथ जलेगा, तो पहले ये इंश्योर करो कि चूल्हे को हाथ ही मत लगाओ जब तक ठंडा ना हो जाए, हाँ या ना। तो उस चीज को पहले इंश्योर करो। तो ये कुछ आपके ऐसे और रिमार्क्स हैं जो कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक कंज्यूमर को पूरी करनी चाहिए। बेटा इसी के साथ हमारे लॉन्ग आंसर्स भी होते हैं खत्म। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए, सानिध्य सर की वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे सारी की सारी वीडियोस, कौन कौन सी वीडियोस बेटा, CBSE इंग्लिश मीडियम, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC, ओलंपियाड, CBSE हिंदी मीडियम भी हमारे पास है, उसके लिए हिंदी मीडियम अलग चैनल भी है, तो उधर भी जाकर आप पूरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हिंदी मीडियम में भी सारे सब्जेक्ट्स का लुत्फ उठा सकते हैं। उसके साथ साथ यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो यार तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे यहाँ पे जो भी टॉपिक है वो सारे के सारे बोर्ड्स कवर करता है, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर ईच एंड एवरी वन, सबके लिए एकदम वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। ठीक है, तो ये सारी की सारी तुम्हें चीजें मिलेंगी बेटा एकदम फ्री, एकदम फ्री, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और उसके यूट्यूब चैनल पर जाकर तुम ये सारी की सारी चीजें एकदम फ्री अवेल कर सकते हो। आईपैड हो, मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, डजंट मैटर, तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास ये डिवाइस है, बस सफिशिएंट है। तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास ये डिवाइस है, सफिशिएंट है भाई, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। उसके साथ साथ अगर तुम्हें ई नोट्स, ई बुक्स चाहिए, उसकी कमी पड़ रही हो, तो टीचर्स द्वारा बनाए जाने वाले ई नोट्स और ई बुक्स है भाई साहब हमारे पास। तो जो हमारे बनाए जाते हैं नोट्स, वो ऐसे प्रिसाइज या ऐसे बनाए जाते हैं कि उसमें नंबर कटने के चांसेस ना के बराबर हैं। तो जब आप उनको पढ़ते हो, उनसे आंसर पढ़ते हो, तो वही दिमाग में पिक्चर सज जाती है और वही छाप के आते हो, तो आपके नंबर मतलब कटने के चांस ही नहीं बनते। तभी लोगों के 100 में से 100 आते हैं, पहले भी आए थे, इस बार भी आए, आगे भी आएंगे, आप ही लोग लेके आओगे। इस जगह पे फोटो आपकी लगेगी, 95+% भी आप लोग लेके आओगे। बेटा ये बात याद रखना, इन फोटोज में आना है ना। 11 मिलियन से ऊपर का चैनल है, न जाने कितने वीडियोस हर दिन बनते हैं और ये फोटोज वहां पे दिखती है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए।
ठीक है। तो बेटा 95+% लाना हो, 100 में से 100 लाना हो, तो ऐसी ई नोट्स और ई बुक्स को अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको प्रेस करके आप ऐसे ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पे फॉलो करना, तो वो है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम पर भी। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।